गुड आफ्टरनून सभी को। हाय, मेरा नाम अमित है, प्रोजेक्ट संपूर्ण से। आज आप सबका फिर से स्वागत करते हैं आज के हमारे वर्चुअल सेशन में। और आज के वर्चुअल सेशन के बारे में बोलूं उसके पहले मैं आप लोगों का सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं कि हर हफ्ते हमारे पार्टिसिपेंट जो है वो बढ़ रहे हैं और हमको अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमको इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्रोत्साहन कर रहे हो और हमारे वर्चुअल सेशंस को इतना इंकरेज कर रहे हो, ताकि हमें भी इंस्पिरेशन मिल रहा है, हमें भी एंकरेजमेंट मिल रहा है कि हम और नए नए टॉपिक्स के साथ हर फ्राइडे आपके साथ जुड़े। तो थैंक यू सो मच। लास्ट हमारे पार्टिसिपेंट्स मोर देन 350 पार्टिसिपेंट्स थे हमारे पिछले फ्राइडे के सेशन में और मैं उम्मीद करता हूँ आज भी उतने या उससे ज़्यादा रहेंगे। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको फिर से एक बार वेलकम करता हूँ। आई वेलकम GSACS, आई वेलकम अवर डिस्ट्रिक्ट पार्टनर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, हमारे जितने भी इम्प्लीमेंटर्स है हमारे साथ, हमारे डिस्ट्रिक्ट CBO NGO सभी को साथ आज मैं आपको वेलकम करता हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं आज का सेशन भी पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। आज का सेशन जो है वो हमारे HIV प्रोग्राम की संजीवनी के बारे में है, ऑफ कोर्स ART के बारे में है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभिना जी से कि वो अभी आपके साथ बात करेंगे और आज के हमारे पूरे प्रेजेंटेशन के बारे में, पूरे सेशन के बारे में वो आपको संक्षिप्त रूप से बताएं। ओवर टू यू अभिना मैडम। थैंक यू अमित सर। सो सबका फिर से स्वागत है। जैसे अमित ने कहा कि हम आज का सेशन हिंदी में करेंगे और गुजराती में अगर किसी को सपोर्ट चाहिए तो सबसे पहले तो आपके आजू बाजू में अगर कोई है जो ट्रांसलेशन में आपको हेल्प कर सकता है गुजराती में, तो प्लीज़ उनका मदद ले। गुजराती में करने के लिए हम थोड़ा स्लो भी जा सकते हैं अगर आप चाहे तो। लॉजिस्टिकली ये सेशन जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है और ये सेशन हम आगे चल के अलग जगह पे आपको अवेलेबल भी करवाएंगे। पर ये सेशन बहुत ख़ास है क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोग ये सेशन का भाग बनने जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर रीटा प्रसाद है जो डायरेक्टर प्रोग्राम एंड पॉलिसी है इंडिया HIV एड्स अलायंस की। डॉक्टर रीटा ने पहले NACO के साथ भी जुड़ी हुई थी और केयर के साथ भी जुड़ी हुई है और डॉक्टर रीटा ने एक बहुत बड़ा अरसा कम्युनिटी वर्क के ऊपर काम किया हुआ है, HIV के ऊपर काम किया हुआ है बहुत डिटेल में। हमारे साथ फिरोज़ खान भी ज्वाइन कर रहे हैं आज, कि जो आपको ART के बारे में बात करेंगे, एडियरेंस के बारे में बात करेंगे, पार्टनर टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। बट सबसे स्पेशल गेस्ट आज जो हमारे पास है वो है डॉक्टर तो मोना बलानी जो है वो विहान प्रोग्राम की एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है। NCPI में काम करती है और दिल्ली में स्थित है। तो आज वो हमारे साथ सबके साथ चर्चा करने वाली है HIV TB एक्सपीरियंसेस के बारे में और क्या करना चाहिए। तो आज का सेशन जो है वो प्रिवेंशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिवेंशन में जब हम इंटरवेंशन करते हैं, जब हम प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट टेस्टिंग का, तो टेस्टिंग के साथ 90 मतलब सभी को पूरी तरीके से लिंक करवाना और उनके साथ उनका वायरल लोड कम करवाना, सबका HIV टेस्टिंग करवाना, उनका स्टेटस मालूम होना और सभी लोगों को केयर एंड सपोर्ट प्रोग्राम के साथ एज पर द गाइडलाइन तुरंत टेस्टिंग करने के बाद अगर पॉजिटिव है तो उसको केयर एंड सपोर्ट सर्विसेज के साथ जोड़ना और उनका स्पेसिफिकली अडियरेंस करके उनका किस तरीके से वायरल लोड कम कर सकते हैं उसके बारे में काम करना, ये हमारा गोल है और हम सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। मैं इस विषय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही हूँ। आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई जानकारी देना चाहता है कुछ या क्वेश्चन पूछना चाहता है, क्योंकि इसके आखिर में हम क्वेश्चन आंसर लेने वाले हैं, तो आपके पास सबके पास यहाँ पे नीचे एक चैट बॉक्स है जहाँ पे आप लिख सकते हो और उसमें अपना क्वेश्चन दे सकते हो और आखिर में हम अपने जितने पैनलिस्ट हैं आज के उनको आपका क्वेश्चन देंगे और उनको उसका आंसर ब्रीफ में संक्षेप में करना चाहेंगे। तो प्लीज़ आई होप आप सब इसको एंजॉय करें और प्लीज़ जितना ज़्यादा नोट ले सकते हैं उतना ज़्यादा नोट्स ले। इसके प्रेजेंटेशंस हम आपको भिजवाएंगे तो वो चिंता नहीं है, बट फिर भी आप जितना ज़्यादा नोट ले सकते हो और जानकारी ले सकते हो अपने लोकल लैंग्वेज में, तो प्लीज़ डू दैट। थैंक यू। एंड हमारे साथ आज अमित सिर्फ मतलब गुजरात से लोग नहीं है, पूरे अलग अलग स्टेट से लोग भी ज्वाइन किए हुए हैं, अलग अलग प्रोग्राम से। अभियान है, समर्थ है, वजूद है, ऐसे अलग अलग प्रोग्राम से यहाँ पे आउटरीच वर्कर्स और फील्ड ऑफिसर्स ज्वाइन किए हैं। तो मैं सबका स्वागत भी करती हूँ।
और ये टॉपिक हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर रीटा प्रसाद जी को, जो डायरेक्टर प्रोग्राम से इंडिया HIV अलायंस में, वो अपना प्रेजेंटेशन हमारे सामने। सेशन स्टार्ट हो रहा है भाई। हाँ, वो प्रेजेंट करने के लिए बोल रहे हैं। हेलो सो हेलो फ्रेंड्स, सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि अभिना ने भी इंट्रोड्यूस किया, अमित ने भी बोला, जो हम लोगों ने काफी सारी जो इस श्रृंखला में अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया है, तो आज का जो हमारा वर्चुअल ट्रेनिंग का सेशन है वो ART के ऊपर है कि हमारे जो नेशनल प्रोग्राम का, जैसे संजीवनी बोला, उसमें जो ये इम्पोर्टेंट एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी है जो PLHIV के लिए एक संजीवनी का काम करती है, उसका क्या रोल है और उसको लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जो उसका हम एक प्रोसेस समझेंगे कि ART सेंटर में उसको क्या कैसे स्टार्ट करते हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और उसके लिए हमें वो एडहेरेंस के ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे, साइको सोशल काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे, और हमारे उसमें जो केयर गिवर्स का क्या रोल हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप थोड़ा सा ये टेक्निकल है, मगर आप इसमें घबराने की बात नहीं है। आपको इसको देखना है कि जो मूल रूप में जो आप कम्युनिटी में काम करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। हम आपसे प्रेजेंटेशन शेयर भी करेंगे और प्रेजेंटेशन के लास्ट में जो की पॉइंट्स है उसको भी हम एक बार आपसे फिर से चर्चा करेंगे। तो अभी को जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग ये जो ART लेते हैं वो किस लिए लेते हैं, उसके 4-5 कारण है। जो मेन है कि हम लोग क्या देखना चाहते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो PLHIV की जो लाइफ की क्वालिटी है वो इम्प्रूव करना चाहिए। तो हम सबको भी पता है कि जब आप HIV की बीमारी में जो बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो उसमें बार बार अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो हमारा जो ART मेडिकेशन लेने का एक ये भी एक गोल रहता है कि आप जो है उससे इम्यूनिटी को, आपको थोड़ा सा इम्यूनोलॉजिकल रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें बॉडी में रोज क्षमता बढ़ती है। तो और एक इम्पॉर्टेंट सबसे ज्यादा है कि जो वायरस का लोड है, वायरस का जो हमारी बॉडी में लोड है, हम वायरल लोड टेस्टिंग कराते हैं और इनडायरेक्टली हम लोग CD4 काउंट भी देखते हैं कि हम लोग जो शरीर में वायरल लोड का अपना वो कम हो। तो वो जो आजकल आपने सुना होगा कि यू अनडिटेक्टेबल इज इक्वल टू ट्रांसमिशेबल, यू नो, तो यू इज इक्वल टू यू का बहुत बात होता है। तो हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारे शरीर में HIV वायरस का लोड है, वायरल लोड, वो जितना कम हो सके उतना अच्छा है। और हमारे पास और जो अगर वायरल लोड कम होगा तो आप उसको ट्रांसमिट नहीं होता है दूसरों को। तो एक इस तरह से जो ट्रीटमेंट है वो इट्स ऑल्सो ए प्रिवेंशन, तो इट्स ऑल्सो ए प्रिवेंशन गोल। सो इसलिए ART जो लेना है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अर्ली इनिशिएशन हम क्यों कहते हैं, अभी तो आपने टेस्ट एंड ट्रीट की भी बात सुनी है। तो अर्ली इनिशिएशन से क्या फायदे होते हैं, एक तो जो मोर्टेलिटी जो है, मृत्यु दर जो होती है उसमें बहुत कमी आई है। प्रिवेंशन होता है जो HIV ट्रांसमिशन एक से व्यक्ति से दूसरे, क्योंकि अगर वायरल लोड अनडिटेक्टेबल हो जाता है तो वो ट्रांसमिट भी नहीं होता। तो एक तरह से प्रिवेंशन में भी काम करता है अर्ली इनिशिएशन ऑफ ART। बॉडी का जो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करता है। अगर आप बहुत अर्ली स्टेज पे आप शुरू करते हैं तो उससे क्या है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है। और बहुत सारी जो हम लोग को जो हमारी बीमारियां हैं, आप देखेंगे को इन्फेक्शंस है, जैसे HBV है, HCV के इन्फेक्शंस होते हैं हमारे बहुत सारे PLHIV में, वो उनको डिजीज प्रोग्रेशन आगे होने से भी और लिवर डैमेज होने से भी रोकती है। तो ऐसे बहुत सारे इसको फायदे होते हैं। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि एज अर्ली एज जो टेस्ट एंड ट्रीट की पॉलिसी इसलिए आई थी कि आप जितनी जल्दी आप उसे इनिशिएट कर सके उतना आपके लिए अच्छा है। मगर क्या ये सवाल बार बार आता है कि हम लोग अर्ली इनिशिएट कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ की हम बात कर रहे हैं, क्या ये हमें ये शरीर से वायरस को इरेडिकेट भी कर सकता है, मतलब कि हमारे ऐसा भी हो सकता है कि जो HIV वायरस बिल्कुल ही शरीर में से चला जाए।
तो अभी तक आपने हमने सुने भी होंगे कोई मॉडल जो हमने कई जगह देखे थे, मगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि ART लेने से शरीर से वायरस हमेशा के लिए इरेडिकेट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे जगह पे देखा है कि बहुत सारे टिश्यू कंपार्टमेंट में, ब्रेन में, गट में वो वायरस एक किसी ना किसी रूप में, इवन अगर अनडिटेक्टेबल भी रहता है तो किसी ना किसी रूप में वो शरीर में जो छुपे हुए कई ऑर्गन्स में वो पाया जा सकता है। तो इसलिए अभी हम लोग ये नहीं कह सकते कि ART लेने से पूरी तरह से वो इरेडिकेट हो जाता है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप ART लेने से आपका वेट में भी इम्प्रूवमेंट होता है, भूख में इम्प्रूवमेंट होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम लोग जैसे रोजाना की जिंदगी में हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो उसके कोई बिफोर आफ्टर इम्पैक्ट के कुछ मैंने फोटोज दिए हैं जो कि हम लोगों ने ये नाको के ट्रेनिंग मैनुअल से लिया है। तो आप इसमें देख लीजिएगा सर कि आप कैसे जो एक वेट जो रिड्यूस हो गया था, वेट गेन है, इनफैक्ट जो क्वालिटी ऑफ लाइफ की जो हम बात कर रहे हैं वो एक मतलब उसका जो चेहरा में ही दिख रहा है कि वो उसमें शी सो हैप्पी आफ्टर टेकिंग ART। तो दैट इज एक्चुअली मच मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक्चुअली तो जो पहले हम लोग का लाइफ ईयर्स ऑफ लाइफ था वो जो शुरू में था काफी रिड्यूस हो जाता था, मतलब लॉन्गेटिविटी जो हम कहते थे कि HIV की वजह से कम हो जाता है, बट एक्चुअली अगर आप देखें जो तो उसमें लॉन्गेविटी में 3 से 4 साल का ही अंतर रह गया है। तो इसमें आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जी सकते हैं, और आप एक क्रोनिक मैनेजेबल इलनेस जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन में जो आपको जिस तरीके से सावधानियां बरतनी होती है उस तरह से आप बरतते हुए एक इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ आप जी सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि जैसे PLHIV डायग्नोज होता है ICTC में, उसके बाद उसको ART सेंटर में रेफर करते हैं, तो कुछ उनमें ART इनिशिएट करने से पहले कुछ जो प्रक्रिया होती है उसमें 2-4 चीजें होती है। जैसे आपको मालूम है वो क्लिनिकली इवेलुएट करते हैं, पास्ट हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, लैब टेस्ट जरूरी है, बेसलाइन टेस्ट होते हैं। टेस्ट इसलिए भी कई टेस्ट होते हैं कि आपको कोई एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन या TB, HCV, HBV इस तरह की कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि उसको फिर हम लोग को ART रेजिमेंट डिसाइड करने में या उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करने में उसको वो बेसिस होता है। और उसके अलावा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जिसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में आज बात करेंगे, कि हम लोग को मेंटली उसको क्लाइंट को प्रिपेयर करना होता है कि वो उसको लाइफ लॉन्ग एक मेडिकेशन लेनी होती है। तो इसको जिसको हम कहते हैं कि प्रिपेयर्डनेस काउंसलिंग, और ना केवल PLHIV को, उसके केयर गिवर को भी इसके लिए मेंटली प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, कि इसे हमें लोग को लाइफ लॉन्ग लेना है और इसमें किन किन चीज बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और हेल्दी, जिसको हम कहते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल लिविंग या हेल्दी लिविंग प्रैक्टिसेस को कैसे हम अडॉप्ट करके जिंदगी जी सकते हैं। सो ये कुछ लिस्ट है टेस्ट के। आई थिंक इसको आपके लिए आप मोटा मोटा हमें पता है कि हीमोग्राम करते हैं जिसमें HB, TLC, DLC होता है, रूटीन यूरिन होता है, शुगर की टेस्टिंग करते हैं, किडनी के लिए टेस्ट करते हैं कि कोई एग्जिस्टिंग किडनी कंडीशन ना हो, लिवर की आप देखते हैं कि उसमें सीरम बिलिरुबिन और लिवर रिलेटेड, लिवर फंक्शन टेस्ट रिलेटेड टेस्ट सारे बेसलाइन होते हैं। आपको देखना होता है कि बेसलाइन CD4 कितना है, और HBC और ये हेपेटाइटिस B और C को रूल आउट करने के लिए आप HbA1c और anti-HSV IgG का टेस्ट आप करते हैं। चेस्ट एक्सरे लिया जाता है। प्रेगनेंसी टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है महिलाओं में, कि प्रेगनेंसी हम लोग उसको टेस्ट करके जरूर रूल आउट करें। और कई इसमें सर्वाइकल पैप स्मीयर और कैंसर स्क्रीनिंग का हम लोग को ये इन्वेस्टिगेशंस में करना चाहिए। तो ये एसेंशियल जो हमारे इन्वेस्टिगेशंस हैं, आपको पता है कि जब शुरू में अब होता है तो ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। कई जगहों पे ये बहुत सारे जो टेस्ट हैं कि वो नॉन अवेलेबिलिटी के कारण शायद देर से हो सकते हैं या जल्दी नहीं होते, बट देन
ये करवाने जरूरी हैं। और हम लोग ART इसके बाद बेसलाइन के बाद उसको ART सेंटर में रजिस्टर किया जाता है। आपको पता है उसके लिए एक वैलिड ICTC का रिपोर्ट होना जरूरी है। फिर एक वाइट कार्ड बनता है और उसमें जिसको ART ट्रीटमेंट कार्ड कहते हैं, ग्रीन बुक भी दिया जाता है पेशेंट को। और जब भी हर बार आप वो विजिट के लिए जाते हो तो आप वो ग्रीन बुक लेके जाते हैं। उसमें आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस, फोन नंबर और एक वैलिड एड्रेस प्रूफ भी मांगा जाता है। और उसके साथ साथ आप एक ये भी होता है कि आप आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका केयर गिवर कौन है। तो जो केयर गिवर है उसको हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लंबा ट्रीटमेंट है और इसमें बहुत सारी दवाइयों के थोड़े से साइड इफेक्ट भी होते हैं। और क्योंकि मानसिक रूप से भी जो PLHIV है कई अप्स एंड डाउन से गुजरता है, तो उसमें एक ऐसा केयर गिवर बहुत जरूरी है जो उसकी ट्रीटमेंट की बारीकियों को भी समझे, प्लस उसके जो साइको सोशल या मानसिक जो रिक्वायरमेंट होती है, इमोशनल सपोर्ट की बात होती है इसमें और न्यूट्रिशनल सपोर्ट की बात होती है, उन सब चीजों को भी ध्यान रख के उसका वो हर समय उसको मेंटली भी प्रिपेयर्ड करता रहे और उसको इमोशनल सपोर्ट भी देता रहे। तो एक इस तरह का अगर हमें कोई केयर गिवर आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो एक ये थोड़ा सा मैं टीबी के बारे में बोलूंगी, बट हमारे पास और भी स्पीकर है। आई थिंक मोना बलानी भी ये TB-HIV के बारे में बात करने वाली है। तो ये TB-HIV को इसलिए भी बोला है क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सबसे कॉमन जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो HIV पेशेंट्स में होता है वो है TB। और सबसे ज्यादा जो मौत का कारण भी अगर देखा जाए तो जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ जिसे बोलते हैं वो भी है TB। तो उसको हम लोग को रूल आउट करना बहुत जरूरी होता है। और हर बार जब भी PLHIV ART सेंटर में आता है, हर विजिट के समय उसको स्क्रीन किया जाता है। तो जो 4 मेन सिम्टम्स है एडल्ट्स में, वो है कि उसको कोई कॉफ है, बुखार है, वेट लॉस है या रात को पसीना आने, इनमें से अगर कोई भी शिकायत होती है तो उसको TB टेस्ट के लिए रेफर करना बहुत जरूरी है। आप लोग कई लोग विहान से भी जुड़े होंगे तो आपको भी पता है कि विहान में भी हम लोग कम्युनिटी बेस्ड ICF करते हैं कि जब भी जो आउटरीच वर्कर किसी PLHIV से मिलता है तो हर बार वो उसको इन 4 सिम्टम को पूछता है, और अगर उसमें से उसके कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो उसको वो रेफर करता है ART सेंटर में मेडिकल ऑफिसर के पास, और मेडिकल ऑफिसर उसे देख के फिर TB के लिए रेफरल देता है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर TB की वजह से कई बार हमने देखा है कि जो पेशेंट्स है वो अपना ट्रीटमेंट पूरा नहीं करते क्योंकि पिल लोड बहुत ज्यादा हो जाता है, या फिर वो HIV की बीमारी को भी वो बीच में उसके जो ट्रीटमेंट प्रोग्रेशन को अफेक्ट करता है, और उसकी वजह से बहुत सारी चीजें हमने देखा है कि मोर्टेलिटी भी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो उसको एड्रेस करना हमें बहुत जरूरी है, और जितना अर्ली हम एड्रेस कर सकते हैं उसका आउटकम हमें उतना अच्छा मिलता है, क्योंकि TB का तो हमारे पास 6 से लेकर 8 महीने का कंप्लीट इलाज है, और अगर वो ठीक से दवाइयां लेता है तो वो वापस से बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक हो सकता है। और बच्चों में भी 4 फीचर होते हैं। एक्चुअली बच्चों में क्या है कि TB की वजह से वेट गेन नहीं होता, तो अगर किसी बच्चे में वेट गेन नहीं हो रहा, पुअर वेट गेन है, तो हम उसको भी TB के लिए स्क्रीन करना जरूरी है। और उसके अलावा बाकी जैसे सिम्टम हमने बात की, कॉफ की, फीवर की, और हिस्ट्री ऑफ कांटेक्ट विद TB केस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके परिवार में या आसपास में कोई TB पेशेंट है तो वो भी एक सस्पेक्टेड हो सकता है, तो उसको स्क्रीन करना बहुत जरूरी है। तो कोट्रामेक्सोजोल एक प्रोफिलैक्टिक ड्रग्स होता है। हम इसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से बचाने के लिए PLHIV को देते हैं। ये आपको ART सेंटर में ART मेडिकेशन के साथ दी जाती है। तो इसकी हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने से बचाता है।
हाँ, अभी हम लोग एक्चुअली जो जो बात कर रहे थे कि जो केयर गिवर के और उसके बाद प्रिपेयर्डनेस काउंसलिंग के बारे में, तो ये मैं एक प्रिपेयर्डनेस काउंसलिंग के बारे में बताना चाहती हूँ कि आप क्योंकि कम्युनिटी में भी एक जो एज ए पीयर काउंसलर का एक रोल होता है या पीयर आउटरीच का एक रोल होता है, उसमें एक भी प्रिपेयर्डनेस काउंसलिंग या साइको सोशल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हम क्या स्टेप फॉलो कर सकते हैं साइको सोशल की सपोर्ट देने के लिए या प्रिपेयर्डनेस काउंसलिंग के लिए? तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप उससे आप इमोशनल एक रैपो बिल्ड करना जिसे कहते हैं, आप इस तरह से बातचीत करिए कि वो उसका आपके ऊपर भरोसा हो कि आप जो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल उसको अगर वो मानेगा तो वो एक अच्छी तरह से जिंदगी जी सकता है। तो इस तरह का हमें एक आपस में जो तालमेल बनाना बहुत जरूरी है सबसे पहले स्टेप में। और फिर आप ये एसेस करिए कि जो अभी वो किस किस उसका बिहेवियरल और साइको सोशल असेसमेंट एक जिसे हम कहते हैं उसमें कि उसका बिहेवियर, जैसे कई लोगों का को इमोशनल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है। वो कई बार क्या है कि जैसे पता लगता है कि आरटी है और लाइफ लॉन्ग लेनी है तो बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो उसको आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि इसको किस लेवल के सपोर्ट की जरूरत हो। तो यार कई लोगों का फैमिली सपोर्ट होता है या परिवार में एक्सेप्टेंस होता है, कईयों में डिस्क्लोजर की सबसे ज्यादा इशू होती है, तो वो किसी उसके पास कोई होता नहीं है जिससे बातचीत कर सके। तो वो इस तरह का असेसमेंट करना बहुत जरूरी है कि इसको किस लेवल की साइको सोशल सपोर्ट की जरूरत होती है। कईयों को क्या है कि बहुत ज्यादा आपको हो सकता है कि शुरू में आपको रोज बात करना पड़े, फोन पे कर सकते हैं आप उसके बाद, या उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है तो आप उसे कह सकते हैं कि आपको जब भी हो आप मुझसे बात कर सके। और फिर उसके बाद आपने जब, क्योंकि आप शुरू में ही अगर एआरटी के बारे में बताना चाहे तो शायद वो इतना रिसेप्टिव ना हो, उसकी सुनने की एक समझने की अभी उतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि अभी आप उसको पता लगा है कि उसको एआरटी की जो एचआईवी है, उसको एक इस तरह की बीमारी है, फिर उसको आप एकदम से दवाई के बारे में बताएंगे तो शायद वो उस तरह उसके बारे में समझने में इतना सक्षम नहीं हो। तो इसलिए पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसको साइको सोशल सपोर्ट उसको दें, उसके बाद फिर आप एआरटी के बारे में बताना शुरू करें। फिर ये भी बताना जरूरी है कि एआरटी की मतलब जैसे हमने बताया क्यों जरूरी है, उसके क्या फायदे हैं कि आप उसे लेते हुए एक अच्छी जिंदगी भी बिता सकते हैं। और उसमें रोज क्योंकि मेडिकेशन लेनी है, रोज दवाई लेनी है, तो उसकी रोज दवाई लेने और दवाई को क्यों की जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल जो आदमी का स्वभाव होता है, अगर जैसे आप ट्रीट फॉर ऑल शुरू कर रहे हैं तो उस समय वो हो सकता है कि उसको इतनी कोई बीमारी ना हो, तो उससे बीमारी के लक्षण मतलब कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ना हो तो वो एकदम नॉर्मल फील करता है। तो उस समय किसी को कहो कि आप रोज ये गोली लेंगे तो शायद वो उसको समझ ना पाए। तो इसलिए उसको बहुत अच्छा है कि हम उसको इम्पोर्टेंट समझाएं कि वो क्यों लेना है। आप एग्जाम्पल के साथ बता सकते हैं। आप आपके पास कोई वीडियो उसे दिखा के आप समझा सकते हैं। तो बहुत सारे टूल्स का सहायता लेके आप उसको रोज दवाई लेने की बात आप बताना जरूरी है, क्योंकि ये ह्यूमन स्वभाव होता है कि कोई भी आदमी बिना बीमारी के रोज दवाई लेना नहीं चाहता। फिर आप ये भी आप सोचिए कि अगर मान लीजिए कोई वो अल्कोहलिक है, डायबिटिक है, कोई और उसको स्वाभाविक रूप से इस तरह से कोई ड्रग अब्यूज है, आईवी ड्रग एडिक्ट है या कुछ इस तरह का है जो कि उसको अडरेंस में बैरियर आप कर सकते हैं, उसको हमें उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो वो क्या चीज है जो उसको वो बार बार रोज रोज लेने से रोक सकते हैं, या तो ये भी हो सकता है कि आरटी सेंटर बहुत दूर हो घर से, तो हम क्या उसको सीएससी बेस्ड ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या फिर हम लोग उसको और मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं कि उसका जो अडरेंस है वो ना रुके और वो एआरटी सप्लाई उसको रेगुलरली हो सकती है। फिर वो जो पीयर सपोर्ट की हम बात करते हैं, हम लोगों ने प्रोग्राम जब हमने बिहार अपना शुरू किया था तो बहुत पहले हम सपोर्ट ग्रुप मीटिंग भी करते थे, और अभी भी जैसे कि पीयर पार्टिसिपेशन, पीयर सपोर्ट बहुत जरूरी होती है उसमें, उसका पीयर ग्रुप में हम उसको कैसे इंक्लूड करें। और फिर केयर गिवर को आइडेंटिफाई करना। केयर गिवर हम लोग अधिकतर फैमिली से लेते हैं, मगर जरूरी नहीं कि फैमिली में ही हमेशा कोई आपको इस तरह का केयर गिवर मिल सके। तो अगर पीयर में भी कोई इसको आइडेंटिफाई करे, सीएससी में कोई हो सके, तो वो भी हम लोग उसको सपोर्ट पर्सन आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है।
और उसके साथ साथ फैमिली की साइको सोशल रेडीनेस क्या है, क्या परिवार रेडी है उसको अपनाने के लिए, परिवार की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, सोशल एनवायरनमेंट क्या है उसका, क्योंकि उनको भी हमें समझाना बहुत जरूरी है कि ये लाइफ लॉन्ग थेरेपी है। ART मेडिकेशन मुफ्त में मिलती है, मगर उनको आना पड़ेगा टाइम पे, रूटीन पे इसको लेके आना पड़ेगा, और बीच बीच में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकते हैं, दवाई को कैसे स्टोर करना है, किस समय खाना है, तो वो पूरे परिवार को ये समझाना बहुत जरूरी है। और एक डिस्क्लोजर की पूरी प्रक्रिया है, अपने ART सेंटर में भी होता है, तो वो डिस्क्लोजर के लिए हम अब कम्युनिटी लेवल में परिवार, एक तो हम बिना उसके किसी परमिशन के हम डिस्क्लोजर नहीं कर सकते। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं, अगर वो आपको ये कहता है कि आप प्लीज सपोर्ट करिए, तो आप डिस्क्लोजर में आप तब सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कंसेंट है, तो उसको लेके आप परिवार को भी आप मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि आप पेशेंट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, इमोशनल सपोर्ट मैकेनिज्म क्या है, क्या उसके पास इस तरह की परिवार में है कि वो एक अच्छा बैलेंस डाइट, प्रोटीन रिच डाइट खा सके। तो हम लोग जैसे कई प्रोग्राम में उनको जिनको नीड असेसमेंट करके उस तरह के सोशल लिंकेजेस से भी लिंक कर सकते हैं। वो एक जरिया है कि अगर नहीं है सकते तो न्यूट्रिशन सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट से कैसे उनको जोड़ सके। तो जो की मैसेज जो हमने पहले बताया, मैं उसको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो साइको सोशल या प्रिपेयर्डनेस काउंसलिंग एडहेरेंस को लेके काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये बता सकते हैं कि एक HIV क्रोनिक मैनेजेबल डिजीज है, जिस तरह से डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, आप उसको अगर लाइफ लॉन्ग एक मेडिकेशन रोज ले रहे हैं तो आप इसको एक क्वालिटी लाइफ इसके साथ भी जी सकते हैं। जो ये ART की मेडिकेशन है, जो शरीर के अंदर वायरस के नंबर्स को कम करता रहता है, वायरल लोड जिसे कहते हैं, नंबर्स को कम करता है, तो आप क्या इससे हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और आपको इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपकी प्रिस्क्रिप्शन में मिली है ART के दवाइयां, आप उसी को खाइए, और आपको अगर कुछ और वो है तो आप जरूर अपने ART मेडिकल ऑफिसर्स को कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के बारे में बता के उसको अगर मॉडिफाई करना चाहे, या आप कई जगह बार हम देखते हैं कि वो उसको सेकंड लाइन या थर्ड लाइन पे जाता है, तो रेगुलरली आप उसको जरूर आप मंथली जाइए, और जिस तरह से आपको डायरेक्शंस मिलते हैं ART पे उसको फॉलो कर लीजिए। अगर स्टेबल रहता है तो आजकल ART में मल्टी मंथ डिस्पेंसेशन भी उन्होंने स्टार्ट किया, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने आप अपने जो PLHIV है उसको ट्रीटमेंट प्रिपेयर्डनेस के साथ साथ ट्रीटमेंट लिटरेसी भी दीजिए, ताकि उसको पता हो कि कब उसको जाके और किससे मिलना है और कहाँ से, और जब आप ART में MO के पास जाते हैं तो आपको वो सारी बातें बताना जरूरी है, जिसमें आपको ठीक तरीके से इलाज मिल सके। पॉजिटिव लिविंग, पॉजिटिव प्रिवेंशन की भी हमने बात की, उस तरह की उसको मैसेजिंग जरूरी है। और कैसे आप हेल्दी लिविंग, हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है, घर में या खाते समय, खाना बनाते समय, तो किस तरह का हाइजीन की जरूरत है, तो वो सब बातें बताना बहुत जरूरी है। जैसे हमने बात किया कि पेशेंट एजुकेशन या ट्रीटमेंट लिटरेसी की बात की, तो उसमें हमने ये भी दिखा है कि जिस तरीके से अगर आपका अडेरेंस परसेंटेज बढ़ता है, अगर आप देखेंगे मोर देन 95% अडेरेंस है, तो आपका जो वायरल लोड भी उस तरह से it actually goes on reducing. So it is very important to have treatment adherence, and we are also saying कि नेशनल प्रोग्राम में more than 95% का adherence होना है। हम तो 100% adherence की बात कर रहे हैं कि हाई लेवल 100% adherence is critical। अगर आप इस तरह से करेंगे तो ART is not a cure, but it definitely can prolong your life and it can improve your quality of life। इसमें कुछ ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं, उसको हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हम लोग 2-3 चीजों के बारे में ही जरूर बताएंगे। TLD के बारे में वो एक मेरे ख्याल से लास्ट स्लाइड में हम उसको डिस्कस कर देंगे।
बट ये भी बहुत जरूरी है कि कई बार देखा है कि वो अब एक ही ड्रग्स के साथ ना वो ART के पैकेज को वो अपने फ्रेंड्स में भी और एक ही परिवार में अगर 2 जन पॉजिटिव है तो उनमें भी शेयर करते रहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। आपको अपना जो ट्रीटमेंट स्टॉक है वो अलग से रखना चाहिए और उसको मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। एक ART का हम कैलेंडर बनाने की बात करते हैं, आप उसको अपने घर के किसी कैलेंडर में मार्क कर सकते हैं, रिमाइंडर के लिए कर सकते हैं कि आप डेली रिमाइंडर्स रख सकते हैं कि आप किसी मोबाइल में फिट कर लिया या अलार्म क्लॉक में कि आपको इस समय रोज लेना है, और आपको आपका शेड्यूल कब है, आपको ART सेंटर में जाके ART कब लेना है, तो वापस कब जाना है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। ये आप हेल्प कर सकते हैं। इनफैक्ट जब फील्ड में जाते हैं, आप अपने आउटरीच करते हैं क्लाइंट के साथ, तो आप इनको ये सब चीजें रिमाइंडर रखने का, ये सब उनको आप ये छोटे छोटे टिप्स दे सकते हैं कि इस तरह से आप एडेरेंस रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। बाकी अब हमारे पास और भी मैकेनिज्म होते हैं, हमारे आउटरीच वर्कर है, ART सेंटर से भी कॉल होता है, बट पेशेंट के लेवल पे इन सब चीजों को अगर वो खुद से करेगा तो एडेरेंस हमेशा इम्प्रूव करता है। तो इन सब चीजों में आप हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने ये बोला कि अभी आपको पता है कि नाको हैज आल्सो TLE से TLD की तरफ बढ़ चुका है, और द फर्स्ट लाइन का जो प्रेफर्ड फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ड्रग है अभी WHO और नाको के अनुसार वो डोल्टाग्रेविर बेस्ड रेजिमेन ही है। अभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में आता है, सिंगल पिल है, उसको रोज खाली उसको लेना है एक बार। और हम लोग हमेशा पता है कि हम कभी भी सिंगल ड्रग थेरेपी नहीं देते ART में, हमेशा कॉम्बिनेशंस में देते हैं। तो TLD का जो कॉम्बिनेशन है उसको देखा गया है कि एडल्ट्स, एडोलेसेंट्स और यहाँ तक कि प्रेग्नेंट वुमेन में भी, अगर आप HIV, TB और हेपेटाइटिस के कोई इन्फेक्शन के साथ भी ले सकते हैं, उसका फायदा ये बहुत है कि ये वेल टॉलरेटेड है और इसमें साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, और वायरल सप्रेशन इसमें देखा है कि बहुत अच्छा वायरल सप्रेशन इसका जो रिजल्ट्स है, तो इसलिए ये हमारे नेशनल प्रोग्राम में भी अडॉप्ट किया गया है। और जो ड्रग रेसिस्टेंस का भी जो इसमें आपने सुना होगा ड्रग रेसिस्टेंस के बारे में, तो वो भी इसमें बहुत कम होता है। और थोड़ी सी इसमें शुरू में ये था कि जो कई प्रेगनेंसी के समय जो इसमें जो बच्चे में ये थोड़ा सा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, उसके ब्रेन में कुछ थोड़ा सा डिफेक्ट पैदा कर सकता है, मगर ये बहुत ही कम नंबर है, इवन 0.03% में। तो इसलिए जब ये आप देखेंगे, जब आप ART में वो स्टार्ट करते हैं तो वो पूछते हैं महिलाओं से प्रेगनेंसी का या प्रेगनेंसी टेस्ट का रिजल्ट दिखाते हैं उसको, और उनसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेने के बाद ही इसे स्टार्ट किया जाता है। बट क्योंकि वो फिर भी अभी भी WHO ने इसको कहा है कि ये सेफ है इन सभी चीजों में। तो डोल्टाग्रेविर जो रेजिमेन है उसके बारे में नाको की तरफ से भी काफी सारे गाइडलाइंस निकले हैं। हम लोग भी ऐसे प्रोग्राम सपोर्ट करते हैं कि उसके बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट लिटरेसी अपने क्लाइंट्स को दे सके उतना अच्छा है। तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि जब फील्ड पे जाए तो आप इसके बारे में पॉजिटिव बातें करें और ये बताएं कि नाको ने इसे क्यों रेजिमेंट को चेंज किया है। तो मोस्टली जो हमारा फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ट्रीटमेंट रेजिमेंट ये डोल्टाग्रेविर बेस्ड रेजिमेंट ही है। और आपको पता है कि हमारे पास मैकेनिज्म है SASAP का COE के द्वारा, हम उनको यूज करते हैं कि हम अगर वो उसको ड्रग रेसिस्टेंस को देख के या उसको अगर उसका CD4 काउंट बराबर गिर रहा होता है, वायरल लोड हाई होता है, तो मैकेनिज्म्स जो डेवलप होते हैं जिसमें हम लोग सेकंड लाइन या थर्ड लाइन पे स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम लोग जो नाको का सिस्टम है उसी में फॉलो करते हैं। तो ये हमारा, मगर उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने ART सेंटर से रेगुलर टच में रहें और जो विजिट्स की डेट है वो उसको रेगुलर जरा विजिट करें। तो आप एक्चुअली आप 6 मंथली CD4 काउंट और जो वायरल लोड का टेस्ट है वो उस पर सब कराते रहें। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम लोग इस पर फोकस करें तो हम लोग काफी लंबे समय तक एक रेजिमेंट में
रह सकते हैं। तो हमारा फोकस जो होना चाहिए वो एडहेरेंस और रिटेंशन पे होना चाहिए, और ये मैसेजेस भी हमारा जो फील्ड में जाए वो एडहेरेंस रिटेंशन को लेके जाना चाहिए। तो इसके साथ ही मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी डिटेल में लिया है। बाकी आपको पता ही है कि नाको ने टेस्ट फॉर ट्रीट का जो हमने मुहिम चलाया था, ऑल पर्सन्स जो डायग्नोज्ड विद HIV दे आर एलिजिबल फॉर ART इनिशिएशन रिगार्डलेस ऑफ CD4 काउंट। तो कुछ भी CD4 काउंट हो, कितना भी वो हो उसके, और क्लिनिकल स्टेज कोई भी हो WHO का, और वो किसी भी, चाहे वो की पॉपुलेशन से हो, माइग्रेंट हो, किसी को भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, उसको हम लोग HIV वो ART इनिशिएशन करते हैं, दैट इज टेस्ट फॉर ट्रीट। एंड दिस टेस्ट फॉर ट्रीट पॉलिसी की वजह से अभी हमें पता है कि बहुत सारा जो हमारे नंबर और ट्रीटमेंट हैज इंक्रीज्ड। उसके साथ ही हम लोगों का जो फील्ड में काम है, या जो आउटरीच वर्कर का, पीयर काउंसलर्स का काम काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग को 90 अचीव करना है, तो जितने भी हम लोग जिनको अर्ली इनिशिएट कर रहे हैं ART, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये भी कि हम लोग ये मेंटेन करें कि वो एक तो अडेरेंस रेगुलरली लेते रहे और रिटेन भी रहे केयर पे। तो अभी हम लोग का रिटेंशन पे फोकस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो रिटेन रहेंगे लंबे समय तक, तो हम लोग जो थर्ड 90 है वायरल लोड सप्रेशन का, वो भी हम अचीव कर सकते हैं। तो बस हम इसी को मैं सम अप करूंगी कि हम लोगों ने जो आज चर्चा की है, ट्रीट फॉर ऑल का कंसेप्ट क्यों है, ART का बेनिफिट्स क्या है, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ART से हम क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। सीरियसली ये एडवांस डिसीज मैनेजमेंट को मैंने टच नहीं किया है, बट हम लोग उसको कभी और भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी नाको सीरियसली एडवांस डिसीज मैनेजमेंट के लिए मैनुअल भी बना रहा है कि जो जिनके CD4 काउंट 200 से भी कम है, तो हम उनके लिए क्या एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। तो उसके लिए हम अपना इम्प्रूव अडेरेंस या उनको काउंसलिंग की सपोर्ट ज्यादा होती है, तो उनको हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं। अगर आप फील्ड में जाते हैं, इनसे इन लोगों से मिलते हैं, या आपको पता है ऐसे कोई एडवांस डिसीज मैनेजमेंट के साथ हॉस्पिटल में भर्ती होके डिस्चार्ज हुआ है, तो उसको साइको सोशल काउंसलिंग, अडेरेंस काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत है। ट्रामाक्सोजोल की हमने बात की थी कि वो उसको हमें देना क्यों जरूरी है एज ए प्रोफ्लैक्सिस। हमने काफी डिटेल में काउंसलिंग और PHIV और साइको सोशल काउंसलिंग और अडेरेंस काउंसलिंग की बात की। हमने ये भी बात की कि ट्रीटमेंट लिटरेसी क्यों जरूरी है PLHIV में। तो हम इन सब चीजों के साथ इसको यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि हमारे आगे के स्पीकर काफी डिटेल में आपसे बात करेंगे। तो थैंक यू वन एंड ऑल। अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप जरूर अपने चैट बॉक्स में लिख के भेजें। थैंक यू डॉक्टर रीटा, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही डिटेल में, बहुत अच्छी तरीके से बताया ART के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में। मैं रिक्वेस्ट करूंगी फिरोज खान जी, प्लीज आप आ जाइए। अगर आपका प्रेजेंटेशन है तो आपको लोड करना पड़ेगा। आपको आवाज आ रही है मेरी, फिरोज जी? यस अभिना, मैं सुन सकता हूं। फिरोज हमारे साथ विहान प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। करपट फिरोज पेशे से एक लॉयर भी है और बहुत ही बढ़िया तरीके से कम्युनिटी वर्क में इन्वॉल्व है कई सारे सालों से। मैं इनको एज अ पर्सनली फ्रेंड करके जानती हूँ, बट इसी के अलावा ये इन्होंने बहुत सारे कम्युनिटीज़ को, खास करके स्पेशल कम्युनिटीज़, ट्रांसजेंडर्स है, MSM है, इन कम्युनिटीज़ के साथ भी बहुत ही डिटेल में और बहुत ही गहरे तौर पे काम किया है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, नेटवर्क्स, इंस्टीट्यूशंस इनके साथ इनका अफिलिएशन है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी विदाउट एनी डिले, फिरोज जी प्लीज टेक इट ओवर। थैंक यू अभिना एंड सभी को नमस्कार। जैसे अभिना ने बताया, मैं अलायंस इंडिया में काम करता हूं और इसके साथ साथ मैं एक पर्सन लिविंग विद HIV भी हूं, जो तकरीबन काफ़ी सालों से मैं HIV के साथ जी रहा हूं। डॉक्टर रीटा ने काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी कवर करे हुए हैं, तो मैं उनके ऊपर नहीं बात करूंगा। आई विल टॉक डिफरेंटली। जब हम बात करते हैं इस पूरी HIV मूवमेंट में कि ट्रीटमेंट के बारे में जानना क्यों इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ में एक और कंपोनेंट है कि ये अकेला एक डिजीज ऐसी है जिसमें जो लोग डिजीज के साथ जी रहे हैं उन लोगों ने ही आगे आके अपने लिए काम करना शुरू करा, उन लोगों ने ही आके
सामने आके अपने लिए डिमांड करनी शुरू करी। तो ट्रीटमेंट, चाहे वो ट्रीटमेंट एडवोकेसी हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हो, कम्युनिटी सामने आई और कम्युनिटी ने अपने राइट के लिए हक मांगना शुरू करा, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें हैं जो सामने निकल कर आई। साथ ही साथ में क्योंकि HIV एक लाइफ लॉन्ग इलनेस भी है और व्यक्ति को जो पॉजिटिव डायग्नोज होता है उसको पूरी जिंदगी दवाई लेनी होती है, तो एक और कंपोनेंट जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है कि ये हमारे दिमाग के ऊपर बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट करने वाला है। तो जितना हम साइकोलॉजिकली मजबूत होंगे इस वायरस के अगेंस्ट में, और जितने अच्छे तरीके से हम प्रिपेयर होंगे अपनी आने वाली लाइफ के लिए, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डॉक्टर रीटा ने भी बताया कि ट्रीटमेंट प्रिपेयर्डनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ था, आई वॉज फुली अवेयर कि इस ट्रीटमेंट, ये जो ट्रीटमेंट मेरा शुरू होने वाला है, इसके क्या क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये पर्टिकुलर ड्रग्स जो है इसके इंडिविजुअली क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, साइड इफेक्ट्स होने के समय पे मुझे क्या करना है। तो ट्रीटमेंट के बारे में मुझे पूरी नॉलेज थी, और यही हम सब लोगों से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जब आप ट्रीटमेंट किसी का शुरू करवाते हैं, जब कोई भी PLHIV अपना ट्रीटमेंट शुरू करता है, वो ट्रीटमेंट के बारे में जाने। क्योंकि अभी टेस्ट एंड ट्रीट आने की वजह से हो क्या रहा है, टेस्ट पहले क्या होता था, जब टेस्ट एंड ट्रीट नहीं था, लोगों का HIV टेस्ट होता था और उनका वेट किया जाता था कि CD4 उतने से नीचे गिर जाए। जैसे 350 था तो 350 से जब CD4 नीचे गिर जाएगा तभी उनका दवाई शुरू करते थे। उस समय तक उस व्यक्ति के पास में टाइम होता था मेंटली प्रिपेयर होने का, बीमारी का समझने के लिए, और भी बहुत सारी चीजों के लिए। लेकिन अभी क्या हुआ, टेस्ट एंड ट्रीट आने के कारण जैसे ही उसका डायग्नोस होता है HIV, उसके साथ ही उसका ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया जाता है। उसको बहुत ज्यादा पता नहीं होता है, उससे पहले तक बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको किसी तरह के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, और जैसे ही ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उनको दवाई के जो इमीडिएट साइड इफेक्ट होते हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। तो उन्हें हमेशा ये लगता है कि इस दवाई की वजह से मुझे ये साइड इफेक्ट्स होने शुरू हो गए, और हमने देखा है कि बहुत सारे लोग इनिशियल 3 मंथ में ही दवाई छोड़ के चले जाते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट प्रिपेयर्डनेस जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम वो पर्टिकुलर व्यक्ति जो है उसको समझाएं, उसको पूरी तरीके से ट्रीटमेंट प्रिपेयर्डनेस के बारे में बताएं, ताकि वो ट्रीटमेंट के बारे में सब कुछ जानता हो, उसको पता हो कि जो मेरी ड्रग शुरू हो रही है क्या क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट हैं, क्या करने से जो है मैं बेहतर जो है अपना जीवन जी सकता हूँ। दूसरा, ट्रीटमेंट एजुकेशन जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रीटमेंट के अलग अलग जो कंपोनेंट है, जैसे हम अक्सर वो बात करते हैं कि अब से कुछ समय पहले तक एक प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन होता था जिसे हम ZLN बोलते थे। तो जिसकी भी ज़िडोवोडिन दवाई चल रही है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ज़िडोवोडिन की वजह से जो है उसका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। तो उसको जो है उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना होता था कि अगर मैं ज़िडोवोडिन पे हूँ तो हर 6 महीने में मेरा हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता रहे, ताकि मैं पता करता रहूँ। अभी टेनोफावीर है, टेनोफावीर से जो है वो किडनी पे असर पड़ता है, तो हमारे को इंश्योर करना होता है कि आप जो है अपना क्रिएटाइन जो है टेस्ट करते रहें और KFT LFT बराबर टेस्ट करते रहें। तो ये सारी चीजें हैं कि जब मेरे को ट्रीटमेंट के बारे में पता है और उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में पता है, तो मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखता हूँ, और उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं हम उससे उसको समझते हुए कैसे उससे बचना हम उसके बारे में जान पाते हैं। जैसे हम सब जानते हैं अभी टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी आ गई है, और टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी आने के बाद जो है एक चीज अच्छी हुई है, क्योंकि दवाई पहले अगर शुरू हो जाती है तो जो हमारा जीवन अवधि है वो बहुत बढ़ जाता है HIV के साथ में। और जैसे डॉक्टर रीटा ने बोला, अब हम उस स्टेज में पहुंच गए हैं जहाँ पे एक HIV के साथ भी एक व्यक्ति नॉर्मल जीवन जो है वो जी सकता है। तो दवाई जितनी जल्दी, ART ट्रीटमेंट जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना अच्छा है। जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना अच्छा है। हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ART के साथ जैसी ART हमारी शुरू हो जाती है हमारा वायरल लोड सप्रेस हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारे को जो और अवसरवादी बीमारियां हैं वो नहीं
होती है। और अक्सर हम देखते हैं HIV की वजह से किसी की मौत नहीं होती है, जो मौतें होती हैं HIV में वो और अवसरवादी बीमारियों की वजह से होती हैं, जिसमें टीवी जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हम अक्सर एक ART के लिए अगर हम बोलें तो ART के लिए हमें थोड़े से साइड इफेक्ट्स तो होंगे, लेकिन एक चीज इंश्योर हो जाएगी कि HIV के साथ एक लंबा जीवन ART लेते हुए हम बिता सकते हैं। और ये जो लंबा जीवन है उसको हम और बेहतर बना सकते हैं अगर हम उसको अधेरेंस के ऊपर ध्यान दें। जब हम अधेरेंस के ऊपर बात करते हैं तो क्योंकि HIV का ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग है और हमारे को जब तक हम जिएंगे तब तक लेना होगा, तो इसके लिए ये हमारे लिए इंश्योर हो जाता है करना होता है कि हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो हम प्रॉपर टाइम पे लें। क्योंकि अगर हम यहाँ पे दवाइयों के बारे में बोलें तो अभी तक हमारे पास फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट अवेलेबल है, सेकंड लाइन अवेलेबल है और थर्ड लाइन अवेलेबल है। लेकिन जो सबसे इफेक्टिव और सबसे लेस साइड इफेक्ट जिसके होते हैं वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। अगर हम अधेरेंस जितना अच्छा रखेंगे हमारे साइड इफेक्ट्स हमारा ट्रीटमेंट जो है वो उतना लंबा चलेगा। मैं आज भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट पे हैं और जिनको 15 साल 17 साल और काफ़ी लोगों को 20 साल भी हो गया है। तो टोटली डिपेंड करता है आपके अधेरेंस के ऊपर। आप जितना अपना ट्रीटमेंट का अधेरेंस अच्छा रखेंगे आपके ट्रीटमेंट की का जो लाइफ साइकिल है वो उतना ही लंबा खींचा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बोला हमारे पास ज़्यादा कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं है, तो ये हमारे हाथ में है कि जो करंट कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं दवाई का उसको हम कितना लंबा खींच सकते हैं अधेरेंस मेंटेन करते हुए। डॉक्टर रीटा ने ऑलरेडी बोला है रूटीन जो हमारी हेल्थ मॉनिटरिंग है, जिसमें पहले तक हम CD4 काउंट को जो है एक हेल्थ मॉनिटरिंग के तौर पे लेते थे विद अदर टेस्ट इन्वेस्टिगेशन। अभी वायरल लोड भी इंट्रोड्यूस हो गया है। जो भी व्यक्ति HIV के साथ 5 साल से ज़्यादा ट्रीटमेंट पे है उसका वायरल लोड टेस्ट होगा। वायरल लोड टेस्टिंग से हम वो ट्रीटमेंट कितने अच्छे तरीके से हमारे शरीर के ऊपर काम कर रहा है उसकी सटीक जानकारी निकाल सकते हैं। क्योंकि वायरल लोड जो है हमारे शरीर में वायरस की संख्या को काउंट करता है। कई बार हम कहते हैं कि CD4 जो है वो मिसलीडिंग हो सकता है, वो सही नहीं मॉनिटरिंग कर पाता, लेकिन वायरल लोड क्योंकि अब आ गया तो हम और अच्छे से कर सकते हैं। वायरल लोड टेस्ट जो है आमतौर पे 5 साल से जो लोग ज़्यादा हैं ट्रीटमेंट पे उनका होता है, लेकिन साथ ही साथ में अगर कोई प्रेग्नेंट विमेन है, कोई की पॉपुलेशन से है, कोई बच्चा है, तो उनके लिए वो 5 साल का भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता है। जैसे एक और इशू बोला कि ART के साइड इफेक्ट्स जो हैं वो सभी मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं, ART के भी साइड इफेक्ट हैं। हम उन साइड इफेक्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं और उसके असर को कैसे कम कर सकते हैं। जैसे अभी जो प्रेफर्ड ड्रग्स है आज की तारीख में भी वो TLE है, टेनोफाविर, लेमोवोडिन और एफाविरेंस ड्रग्स है जो हमारे को दी जाती है। लेकिन एफाविरेंस की वजह से बहुत सारे लोगों को रात को चक्कर आना, मन मचलाना, उल्टी आना, उन्हें बुरे ख्याल आना, मूड स्विंग्स होना, वो सब होते हैं। तो क्या कोई तरीका है जो जिनसे हम इन साइड इफेक्ट्स को जो है कम कर सके? तो इसके लिए अक्सर ये कहा जाता है कि ये जो दवाई है हमारे को वो हमेशा रात को ही लेनी है और दवाई और खाने के बीच में जो है हमारे को 2 घंटे का कम से कम अंतर करना है। हमारे दवाई का टाइम फिक्स होना चाहिए। अगर मैं रात को दवाई 10 बजे लेता हूँ तो खाना जो है तकरीबन 8 बजे तक खा लूँ और दवाई 10 बजे लूँ। और साथ ही साथ में जब रात का खाना है उसमें मुझे कम से कम चिकनाहट और कम मिर्च मसाले वाले खाना खाना है। इसकी वजह से जो आपको अनईजी फील होता है, जो आपको बहुत सारे लोगों को जो है फैट की वजह से सर चकराने लगता है, वो होना कम हो जाएगा। ख़त्म नहीं होगा, कम होना हो जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग जो खाना खाने के इमीडिएटली दवाई लेते हैं जिसकी वजह से जो है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि उनको सर चकराता है, अजीब सा फील करते हैं, वॉमिटिंग वाला फीलिंग होता है और बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो अपने आप हवा में उड़ रहे हैं। तो इस तरह के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं अगर हम खाना जो है बहुत सादा खाना और दवाई से 2 घंटा पहले, दवाई के टाइम से 2 घंटा पहले खा लें। बहुत सारे हमारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे
अगर अब बहुत सारी थेरेपी भी आ गई है। हम खास तौर पे बात करते हैं सेप्ट्रॉन, एक हमारी मेडिसिन है जिसके लेने से बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन हमारे ख़त्म हो जाते हैं। उसके साथ साथ अब आईपीटी भी आ गई है हमारी, जिसकी वजह से हम जो टीवी है उसका हमारे को प्रिवेंटिव थेरेपी दी जाती है। तो हाइजीन रखकर, बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशन इस्तेमाल करके हम बहुत सारे ऑपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को जो है कम कर सकते हैं। हमारे को जो अवसरवादी संक्रमण है वो हमेशा जब ही होते हैं जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है और जब हम अनहाइजेनिक या फिर इस तरह की कुछ चीज करते हैं जिसकी वजह से उनको मौका मिल जाता है इन्फेक्शन होने का। अब अगर हम बात करें पॉजिटिव लिविंग के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि हम हमेशा जानते हैं एचआईवी के साथ हमारे को पूरी जिंदगी जीना है। तो एचआईवी के अंदर ये बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है कि वो व्यक्ति जो है सबसे पहले अपने एचआईवी स्टेटस को, उसका जो भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, जेंडर आइडेंटिटी है या ऑक्यूपेशन है जिसकी वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से या अदरवाइज ऑल्सो उसको एचआईवी हुआ है, वो उसको स्वीकारे। बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं जो डिनायल फेज में होते हैं, जो एचआईवी होने के बावजूद भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट, इंफॉर्मेशन और बाकी सारी सर्विसेज जो हैं वो बहुत अच्छे से अवेल नहीं कर पाते हैं। अगर कई बार उनको फोर्सफुली या डॉक्टर के बहुत कहने पे वो चालू भी कर दें तो इन बिटवीन वो छोड़ देते हैं। तो एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है एचआईवी में, और हमेशा हम बोलते हैं कि जब तक व्यक्ति खुद अपने आप को नहीं स्वीकारेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा है, हाँ, पॉजिटिव लिविंग में जो खुद से घृणा करने वाली है कि मैं खुद सेल्फ स्टिग्मेटाइज करता हूँ अपने आप को कि मेरी इस गलती की वजह से मुझे ये हो गया, या मेरे उस कर्म की वजह से मुझे ऐसा हो गया, या मेरे को पाप लग गया है इस वजह से हो गया, वो अपने आप को जो कोसना है, अपने आप को जो कलंकित करना है वो बंद करना होता है, क्योंकि उससे हम अपना कोई फायदा नहीं कर पाएंगे। तो जो सेल्फ स्टिग्मा है हमारे को जो है वो खत्म करने की जरूरत होती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति उस घृणा से बाहर नहीं निकल कर आएगा तब तक वो आगे अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इन सब के करने में पीयर सपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं पीयर एजुकेटर या पीयर काउंसलर के तौर पे काम कर रहे होंगे, और हम सब जानते हैं जब एक पीयर दूसरे पीयर से बात करता है तो वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म करता है। यहाँ पे वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस, किस तरीके से उसने चीज़ों को हैंडल करा, वो सारी चीज़ें जो है वो इंफॉर्मेशन देता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस व्यक्ति के अंदर जो है सकारात्मक सुधार होता है। मैं खुद आपको अपना एग्जांपल दूं, जब मैं पॉजिटिव हुआ था तो मुझे काउंसलर ने ये बोला था कि मैं 6 महीने जिंदा रहूंगा, लेकिन जब मैंने एक दूसरा व्यक्ति देखा जो 1 साल से पॉजिटिव था तो मुझे सिंपल सा मेरे दिमाग में ये आया कि मेरे को 1 साल मिल गए हैं, मैं 1 साल तक जिंदा रह सकता हूँ। और बहुत सारे लोग, फिर मैं ऐसे भी लोगों से मिला जो कोई 3 साल से पॉजिटिव था, 5 साल से पॉजिटिव था, तो मैं हमेशा उनसे यही पूछता था कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे करते हो, आप अपने आप को आप कैसे मेंटेन करते हो। तो जो पीयर सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है खुद को स्वीकारने में और व्यक्ति का जो सेल्फ स्टिग्मा है उसको रिड्यूस करने में। साथ ही साथ में पॉजिटिव लिविंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हमें जीना तो है अब, लेकिन अगर हम सकारात्मक तरीके से जिएं तो वो और भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। जब तक अगर हम पॉजिटिव लिविंग अप्रोच हमारे अंदर नहीं आएगी तो हम जिंदा तो हैं लेकिन खुश नहीं होंगे। तो वो एक बहुत ज़रूरी है। जब हम पॉजिटिव लिविंग के बारे में बात करते हैं तो पॉजिटिव लिविंग में बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट आते हैं, जिसमें एक सिंपल सी चीज़ है कि अब जो हो गया है, जैसे हो गया है, यहाँ से मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाऊँ। मुझे कोई बीमारी भी है, बीमारी के साथ रहते हुए मुझे दवाई भी खानी है, तब भी मैं अपनी ज़िंदगी को यहाँ से जो आगे बढ़ानी है, क्या क्या मुझे स्टेप लेने होंगे जिससे मैं अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव एस्पेक्ट लाते हुए ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊँ। दूसरा एक हमारा इशू है जिसमें हम हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं, जिसमें
दो तीन चीजें हैं जो बहुत जरूरी है कि हमारे को जो है सब्सटेंस अब्यूज, किसी भी तरह का नशा अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो हमारे को कम करना है, और जितना अगर छोड़ सकें तो वो और भी बेहतर होगा, क्योंकि लो इम्यूनिटी में कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम के साथ में ये ज़्यादा नुकसान हमारे को करते हैं। दूसरा, न्यूट्रिशन और बैलेंस फूड जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज, जिस भी तरह का एक्सरसाइज, कोई भी योगा आप करते हैं, किसी भी तरह का फिजिकल आपको एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो इससे क्या है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती है, और प्रॉपरली हमारे को सोना ज़रूरी है। साथ ही साथ में अगर जो हमारे स्ट्रेस्ड है उससे हमारे को मैनेज करना है। कभी भी अगर ऐसा लगता है कि मैं दुखी हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, तो अपने आसपास में जो भी आपके भाई हैं, रिश्तेदार हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हैं, फैमिली में कोई हैं, या फिर कम्युनिटी में कोई ऐसा दोस्त हो जिसके साथ आप बात कर सकते हो, ताकि वो आपका स्ट्रेस है वो आप ख़त्म कर सको। अब पॉजिटिव प्रिवेंशन, क्योंकि हम हमेशा सबसे पहले क्या होता था, हम सिर्फ HIV पॉजिटिव व्यक्ति को एक पॉजिटिव व्यक्ति के तौर पे देखते थे, उसे ट्रीटमेंट देने के लिए देखते थे, और प्रिवेंशन के लिए हम अलग काम करते थे। लेकिन आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी HIV का इन्फेक्शन जो है वो दो नेगेटिव व्यक्तियों के बीच में स्प्रेड नहीं होता है, हमेशा एक पॉजिटिव व्यक्ति से एक नेगेटिव व्यक्ति में ही जाता है। तो जो पॉजिटिव प्रिवेंशन है वो और भी ज़रूरी हो जाता है कि अगर हमारे को प्रिवेंशन में सक्सेस अचीव करनी है तो हमारे को ट्रीटमेंट के ऊपर, हमारे को पॉजिटिव व्यक्ति के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा जो प्रिवेंशन प्रोग्राम है, हमारा जो कंट्री का, एक देश का एक गोल है कि हम ज़ीरो न्यू इन्फेक्शन में जाना चाहते हैं, वो हम तभी अचीव कर पाएंगे जब सभी HIV पॉजिटिव व्यक्ति ट्रीटमेंट पे हो, सही उनके पास जानकारी हो, वो अपने आप को एक्सेप्ट करें और हेल्दी लाइफ जो है जिए। पॉजिटिव प्रिवेंशन में अगर हम देखें तो हम हमेशा बात करते हैं कि री इन्फेक्शन के लिए, तो अगर कोई भी ऐसे दो पार्टनर हैं जो दोनों पॉजिटिव हैं, अगर वो भी आपस में विदाउट प्रोटेक्शन अगर सेक्स करते हैं तो उनको जो है री इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। और री इन्फेक्शन जो है, जिस तरीके से हम दवाई लेते हैं, दवाई लेने के बाद हमारी बॉडी में वायरस जो है वो अलग तरीके की दवाई से अलग तरह के टाइम पे एक्सपोज होता है और वो अपने आप को उसके हिसाब से सूटेबल बना लेता है। अगर हम प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करेंगे, कॉन्डम यूज़ नहीं करेंगे, तो इस वजह से जो दूसरा हमारा पार्टनर है, जो भी पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव ही हो, उसमें अगर ये वायरस जाता है तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो एक पर्टिकुलर मेडिसिन एक्सपोज्ड वायरस जो उस बॉडी में जा रहा है, तो कुछ दिनों के बाद वो पर्टिकुलर मेडिसिन अगर उसको चालू होती है तो वो उसके ऊपर काम नहीं करेगी। तो इस वजह से हमेशा ये बोला जाता है कि अगर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव भी हैं, तब भी वो प्रोटेक्शन यूज़ करें। दूसरा, इसमें जो है पार्टनर नोटिफिकेशन या डिस्क्लोजर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, कि खास तौर पर ये डिस्कॉर्डेंट कपल या फिर कंकॉर्डेंट कपल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये हमारा इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है जिसमें हम एक व्यक्ति जो पॉजिटिव व्यक्ति के साथ में रह रहा है, उसको पता होना चाहिए कि मेरा जो पार्टनर है वो, उसका हेल्थ स्टेटस क्या है। और साथ ही साथ में, लेकिन ये कोई फोर्सफुली नहीं हो सकता, ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, इसमें हमारे को क्लाइंट को मोटिवेट करना होता है ताकि वो अपने हेल्थ स्टेटस के बारे में, अपना जो उसका करंट स्टेटस है उसके बारे में जाके अपने पार्टनर को बताए, उसके पास एडिक्वेट नॉलेज हो, उसके पास एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन हो, और साथ ही इसमें जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके बाद में, उसके लिए भी उसको जो है मेंटली प्रिपेयर करके रखा जा सके। साथ ही साथ में पार्टनर की भी जो है काउंसलिंग करी जाती है ताकि वो अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे को सेफ रखना जो है शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉन्डम यूज़ करना जो है वो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में आता है। तो ये हमारे पॉजिटिव प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमेशा जो है हमारे को सेफ सेक्स प्रैक्टिस ही फॉलो करना है, चाहे हमारा पार्टनर जो है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही तौर पे हमारे को सेफ सेक्स प्रैक्टिस फॉलो करना है, जिससे हम न्यू इन्फेक्शन को या री इन्फेक्शन को जो है कंट्रोल कर सकें। और HIV की पता हमें तभी चलता है जब हम HIV की टेस्टिंग करते हैं।
तो इसके लिए जो भी रिस्क में है, जिनका भी हाई रिस्क बिहेवियर रहा है या जो रिस्क में है, उनको रेगुलरली अपनी HIV की जांच जो है, जो भी आपके आसपास में ICTC या ट्रीटमेंट सेंटर है वहाँ पे बराबर अपनी करती रहना चाहिए। अभी एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके लिए डॉक्टर रीटा ने भी आपसे बात करी थी। एक नया कॉन्सेप्ट है हमारे बीच में जो आया है, वो है U इज इक्वल टू यू, अनडिटेक्टेबल इज इक्वल टू अनट्रांसमिटेबल। जिसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति ART के साथ में है और ART लेते हुए उसका वायरल लोड जो है वो सप्रेस हो जाता है और उसका हेल्थ इम्प्रूव करने लगता है, तो कुछ दिनों के बाद में जब उसका वायरल लोड सप्रेस हो जाएगा, वो इस कंडीशन में ही नहीं होगा कि वो किसी को इन्फेक्ट कर सके। तो जो हमारी जो देश का अगर हम बात करें, जो प्रिवेंशन गोल है, उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे अगर हम U इज इक्वल टू यू के बारे में बात कर सकें। यस अभिना। अगर इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फिरोज। हम फिर से आते हैं आखिर में क्वेश्चन को लेकर। मैं अभी क्योंकि टाइम को ध्यान में रखते हुए मोना बलानी जी को अंदर लाना चाहूंगी ये डिस्कशन में। मोना बलानी जी जो NCPI में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के हैसियत से काम कर रही हैं और बहुत सारे स्टेट्स हमारे हैंडल करिए केयर एंड सपोर्ट में। मैं उनको अभी बुलाना चाहूंगी ये डिस्कशन में। मोना जी आप प्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं? फिरोज, मोना जी आप अपना प्लीज वीडियो ऑन करिएगा और माइक ऑन करिएगा प्लीज। मोना बलानी जी। हाँ जी अभिना, नमस्कार। थैंक यू। हाँ नमस्कार। मैं फिरोज को रिक्वेस्ट करूंगी आप अपना शेयरिंग बंद कर देंगे प्लीज। थैंक यू फिरोज खान जी, थैंक यू, धन्यवाद और वेलकम। मोना बलानी जी, जो मेरे सामने ये महिला खड़ी है ये हमेशा मुझे बहुत सारा इंस्पिरेशन देती है और मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इनके काम को लेकर, इनके पर्सनालिटी को लेकर और जिस मकाम पे ये है और जिसका जो काम कर रही है। मैं जितना कम बोलूँ उतना ही मतलब कितना भी बोलूँ तो भी कम ही है ये पूरे पर्सपेक्टिव में। तो मैं विदाउट एनी ये डिले, मोना जी मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए और हमें HIV TB के को इन्फेक्शंस के बारे में बताइए, क्योंकि ज़्यादा करके मोर्टालिटी जो होती है वो TB इन्फेक्शंस के को इन्फेक्शंस की वजह से आज की तारीख में हमारे कम्युनिटी जो HIV के साथ हमारे साथ जैसे जी रहे हैं उनको हो रही है। तो प्लीज़ आप बताइए और जब आप बताएंगी तब मैं आपको खास करके रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जैसे प्रिवेंशन है, हमारे TI चल रहे हैं बहुत सारे जगह पे, प्रिवेंशन प्रोग्राम चल रहे हैं, तो कई बार केयर एंड सपोर्ट में तो हम ये सब बातें कर लेते हैं बट प्रिवेंशन के लेवल पे ये बातें नहीं हो पाती। तो आप ये भी बताइए कि प्रिवेंशन के लेवल पे जब हम HIV टेस्टिंग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तब TB डिटेक्ट हो सकता है क्या? तब क्या हम एक इंसान को पहले TB आइडेंटिफाई करके फिर HIV को भी इनकरेज कर सकते हैं क्या टेस्टिंग के लिए? वो सब बातें भी आप थोड़ा सा इसमें हाईलाइट कीजिएगा आपके डिस्कशन में। थैंक यू मोना जी। थैंक यू। मेरे सभी साथियों को नमस्कार और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी इंडिया HIV एड्स अलायंस को जिन्होंने आज मुझे मौका दिया इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर सभी के साथ अपना अनुभव साझा करने का और खासकर TB HIV का जिसमें कि हम लोग काफी सालों से काम कर रहे हैं। जैसा कि अभिना ने बताया कि प्रिवेंशन के ऊपर हम थोड़ा सा और फोकस करेंगे क्योंकि डॉक्टर रीटा ने और फिरोज ने काफी सारी बात की है ART अडेरेंस को लेकर के और वल्नरेबिलिटी जो है TB का PL-HIV के बीच में जो लोग HIV के साथ जी रहे हैं उसको लेकर के। तो अभी वो सब मैं रिपीट नहीं करूंगी और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जब मुझे खुद को सन 2000 में TB हुआ था, HIV होने के बाद 99 में मुझे खुद का पता चला था कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ और 2000 में मुझे मालूम चला कि मुझे पल्मोनरी TB है जो कि फेफड़ों का TB होता है, वो किसी को भी हो सकता है। लेकिन उस समय चूंकि मैं HIV पॉजिटिव थी और मैं ART की दवाइयां नहीं खा रही थी, लेकिन फिर भी मेरा TB का इलाज शुरू करने में कम से कम 6 से 8 महीना लगा। तो ये जो सिचुएशन होता है PL-HIV के साथ में वो इसलिए होता है क्योंकि पहली बात तो जो लोग HIV के साथ जी रहे हैं उनको 8 से 12% ज्यादा खतरा होता है एक सामान्य व्यक्ति के तुलना में कि उसे TB लगने का खतरा जल्दी होता है, बहुत ज्यादा जोखिम होता है। दूसरा है कि डायग्नोसिस का जो बात आती है कि जब HIV पहले से है
तो टीबी का डायग्नोज करने में थोड़ा समय लगता है। अगर बहुत ज्यादा सिम्टोमेटिक नहीं है, बहुत ज्यादा सिम्टम्स, आपके जो माइल्ड सिम्टम्स हैं वो विजिबल नहीं है, तो उसके डायग्नोसिस में भी प्रॉब्लम आता है। तो जैसे डॉक्टर रीटा ने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया था कि टीबी के जो लक्षण है वो मेन होते हैं, जैसे बड़ों में बताया कि बुखार होना, वजन कम होना, भूख कम लगना, रात को पसीना आना। सिमिलरली बच्चों में भी जैसे कि सेम बताया कि वजन कम होना, भूख कम लगना, और उन लोग को खांसी लगातार आना। तो सामान्य व्यक्ति में तो ये बोला जाता है कि 1 हफ्ते का खांसी है, वजन कम हो रहा है, तो आप टीबी का जांच करवाइए। लेकिन एचआईवी के साथ ये रिस्क चूंकि थोड़ा ज्यादा है, जोखिम ज्यादा है, तो ये बोला जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को जो एचआईवी के साथ जी रहे हैं, 1 दिन का भी खांसी है, शाम को हरारत महसूस हो रहा है, हल्का हल्का धीमा बुखार है, वजन कम हो रहा है, तो इमीडिएट उन्हें टीबी का टेस्ट करवाना चाहिए। अब बात यहाँ पर आती है कि जोखिम हमारा ज्यादा है और जांच की सुविधाएं भी हैं। अभी जैसा कि फिरोज ने भी बताया था कि पहले से जिन व्यक्ति की इम्यून पावर कम है, जिनका लो इम्यून सिस्टम है, बेसिकली अगर हम टीबी की गाइडलाइन के बारे में बात करते हैं तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन है उसके हिसाब से उन लोगों को जोखिम ज्यादा रहता है जिनको पहले से कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि हम बात करें कोई ऐसा संक्रमण जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही डाउन रह चुकी है, डायबिटीज अगर हमें है, या हमें हेपेटाइटिस हो रखा है, या पहले से कोई हमें लिवर का डिजीज है, या हमारी किडनी कमजोर है, या फिर कैंसर के जो संक्रमित व्यक्ति हैं, उन लोगों को, कैंसर के जो रोगी हैं, उन लोगों को टीबी का खतरा ज्यादा रहता है। लेकिन जो लोग एचआईवी के साथ जी रहे हैं और उनको भी ये सारी बीमारियां हैं, अगर एचआईवी है, डायबिटीज भी है तो खतरा ज्यादा है, एचआईवी है, कैंसर भी है तो भी खतरा बहुत ज्यादा है, एचआईवी है, हेपेटाइटिस हो चुका है तो भी खतरा बहुत ज्यादा है। तो ये जो हमारे जोखिम के जो कारण हैं वो कहीं ना कहीं एचआईवी के साथ बढ़ जाते हैं, और जब ये कारण बढ़ जाते हैं तो उनकी रोकथाम भी उतनी ही गति से होना बहुत जरूरी है। तो अगर किसी व्यक्ति को अगर सामान्य 4 जो लक्षण है वो दिख रहे हैं, जो एचआईवी के साथ जी रहे हैं, तो जिनको अगर खांसी है, बुखार आ रहा है, रात का पसीना आ रहा है, वजन कम हो रहा है, तो उन लोगों को इमीडिएट एआरटी सेंटर पर ही जांच करवाई जा सकती है। और आजकल हर जगह सीबीनेट की सुविधा है एआरटी सेंटर पे, जहां पर वो अपना सुबह का बलगम दे करके अपनी जांच करवा सकते हैं, और वहीं पर उनकी रिपोर्ट अगले दिन उनको मिल जाती है। बहुत सारे जगह पे 2 से 3 दिन लगता है। और सीबीनेट की जांच होने से फायदा ये है कि उस व्यक्ति का टीबी का पता चल जाता है। अगर पल्मोनरी टीबी है और डॉक्टर को सिम्टम काफी सामान्य दिख रहे हैं, जैसे खांसी बहुत आ रहा है, वजन तुरंत कम हो रहा है, बहुत ज्यादा घट रहा है पिछले 1 या 2 महीने में, और अगर रात का पसीना और बुखार कंटिन्यू है, तो डॉक्टर सीधा सीधा एक्सरे और बलगम की जांच करवाने के लिए बोलते हैं, जो कि एक सामान्य टीबी के लिए भी सामान्य व्यक्ति में भी होता है जिसको एचआईवी नहीं है। तो ये जांच होती है फेफड़ों की टीबी के लिए, और जो सीबीनेट है वो होती है ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के लिए, कि कहीं आपने कोई ऐसा औषधि पहले तो नहीं खाया है जिसकी वजह से आपकी प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है, या उसका रेसिस्टेंस आपकी बॉडी में बढ़ गया है। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस और ड्रग रेजिस्टेंस टीबी को आइडेंटिफाई करने के लिए सीबीनेट की जांच करवाई जाती है। अब मैं अभिना के सवाल के ऊपर आऊंगी कि वो ये बोल रही थी कि जब हम पीयर के रूप में हम जब टारगेट पॉपुलेशंस के साथ काम कर रहे हैं या एक फोकस ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, तो प्रिवेंशन के साथ साथ हम प्रिवेंटिव मेथड्स के बारे में क्या जान सकते हैं। तो जो लोग एचआईवी के साथ जी रहे हैं और जो पहले से उच्च जोखिम समूह में हैं, जैसे कि जो हमारे ट्रांसजेंडर भाई बहन हैं, या जो लोग सेक्स वर्क का काम कर रहे हैं वो सदस्य हैं, या फिर जो लोग इंजेक्शन से ड्रग लेते हैं, नशा करते हैं, या फिर और कोई नशा कर रहे हैं, तो उन लोगों को जोखिम है और उनकी अगर लक्षणों की पहचान करवा ली जाती है तो हाथों हाथ उनका टेस्ट जो है एआरटी सेंटर पर, अगर पहले से उनकी एआरटी चल रही है तो एआरटी सेंटर पर सीबीनेट के माध्यम से किया जाता है सारे जोखिम समूहों का। अगर उनकी सिर्फ अभी नई जांच हुई है, मान लीजिए एचआईवी की, तो उसी के साथ उनके रूटीन टेस्ट में उनकी टीबी की जांच की जाती है, और उसमें पहले ये पता लगाया जाता है कि उनको टीबी या टीबी के साथ और कोई संक्रमण तो नहीं है। यदि मान लीजिए कि उन उच्च जोखिम समूह को अगर पहले ये पता चलता है कि उनको टीबी की शिकायत है, तो पहले टीबी संक्रमण का इलाज शुरू किया जाता है, और कम से कम पहले वो इलाज 1 से 1.5 महीना शुरू करने के बाद में फिर उनको एआरटी पर लिया जाता है। अभी गाइडलाइन थोड़ा चेंज हुई है, तो अभी 15 दिन की टीबी की दवा पहले शुरू की जाती है और फिर 15 दिन के बाद एआरटी की दवा शुरू कर दी जाती है एचआईवी का पता लगते ही। तो ये अभी बेसिक प्रोटोकॉल है
जो कि सभी जोखिम समूहों के लिए फॉलो किए जा रहे हैं एज पर द ART गाइडलाइन और टीबी गाइडलाइन। अभी अगर हम बात करें कि जो सेंट्रल टीबी डिवीजन है, जो कि हमारे यहाँ पर पूरा राष्ट्रीय स्तर पर जो टीबी के प्रोग्राम को नियंत्रण करने के लिए जो यूनिट है, जो डिवीजन है, वो सेंट्रल टीबी डिवीजन है। और सेंट्रल टीबी डिवीजन की जो गाइडलाइंस हैं उच्च जोखिम समूह के लिए, वो सेम है कि जो 4 लक्षण हैं हमारे, पहली उनकी पहचान की जाए, 4S स्क्रीनिंग जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद इंटेंसिव केस फाइंडिंग की जाए कि जहां जहां टीबी के हॉटस्पॉट हैं और जहां पर हमारे जो की पॉपुलेशन के लोग हैं या जोखिम समूह के जो लोग रह रहे हैं, जैसे कि जो कंजेस्टेड लिविंग सेटिंग्स हैं, लाइक स्लम एरियाज हैं, या जहां पर झुग्गी झोपड़ियां है, या जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, या इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज या माइंस में काम करने वाले लोग हैं, तो उन लोगों में बहुत ही तीव्र गति से इंटेंसिव केस फाइंडिंग्स की जा रही है, जहां पर कि ये 4 लक्षण जो टीबी के मैंने बताए उनकी पहचान की जा रही है वर्बल स्क्रीनिंग करके। और अगर वर्बल स्क्रीनिंग में कोई भी एक लक्षण अगर पाया जा रहा है तो उसको तुरंत फिर टीबी की क्लिनिकल जांच के लिए भेजा जाता है, उसका स्पुटम और एक्सरे के लिए उनको भेजा जाता है। वो अगर पॉजिटिव आता है, मान लीजिए कि एक्सरे में अगर टीबी पाया जाता है या फिर बलगम में टीबी का माइक्रोबैक्टीरिया अगर पाया जाता है, तो उसके बाद तुरंत उसको एंटी टीबी ड्रग के इलाज पर डाला जाता है। टीबी के जो ड्रग्स हैं वो हर एक 2 से 2.5 लाख की पॉपुलेशन पे जो डिस्ट्रिक्ट टीबी हेल्थ फैसिलिटीज हैं, DMCs जिनको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ वो जुड़ी हुई हैं, और करीब करीब 1 लाख की पॉपुलेशन पे हमारे DMCs है जहां पर की माइक्रोबैक्टीरिया की जांच हो सकती है। ये सारी जांचें होने के बाद टीबी का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है, और टीबी का ट्रीटमेंट जो शुरू होता है उसके लिए हर एक उस व्यक्ति का, चाहे वो PL-HIV है, HIV के साथ जी रहा है या नहीं जी रहा है, लेकिन उसको टीबी भी है, तो उसका निक्षय का जो लॉगिन है, जो रजिस्ट्रेशन है, उसके निक्षय की आईडी पर जाकर उसका एक रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। जैसे कि हम सब लोग किसी न किसी प्रोग्राम में अपने मेंबर्स का, अपने सदस्यों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसी तरह से जो टीबी संक्रमित व्यक्ति है उनको निक्षय आईडी दी जाती है। और वो निक्षय आईडी रजिस्टर्ड होने के बाद वो व्यक्ति सरकार की कोई भी डायरेक्ट कैश बेनिफिट स्कीम का फायदा ले सकता है, जिसमें कि अभी आप सभी लोगों को शायद सामान्य जानकारी होगा कि 2018 में हमारे माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि इंडिया से 2025 में टीबी एलिमिनेट हो जाएगा। और जबकि ग्लोबल जो वैश्विक स्तर पे जो घोषणा की गई है वो ये है कि 2030 तक टीबी को विश्व से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि भारत अभी तीसरे स्थान पर है चीन के बाद में टीबी की संख्या में, और जो 2019 की जो रिपोर्ट है टीबी की, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम की, उसके हिसाब से तो हम अभी दूसरे स्थान पर आ रहे हैं। सो टीबी के केस निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो जो लोग HIV के साथ जी रहे हैं उनके लिए आइसोनाइडाइज्ड बेस्ड प्रिवेंटिव थेरेपी शुरू की है कार्यक्रम में, और वो हर खाना है वो समय पे खाता है तो बहुत अच्छे से वो 1.5 से 2 महीने में काफी अच्छा खासा वजन गेन कर लेता है। वो वजन बढ़ने से और इन्फेक्शन की जो गति है वो शरीर में कम होने से उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर ड्रॉप आउट होने के चांसेस काफी सारे बढ़ जाते हैं। खासकर जब एडहेरेंस की हम बात करते हैं तो जैसे कि ART तो लाइफ ट्रीटमेंट है, ऑफ कोर्स उसमें ये बाधाएं आती हैं कि कोई व्यक्ति किस पूरी जिंदगी की दवा जिसको खाना है तो वो कई बार दवा छोड़ने का भी प्रयास होता है उसमें, क्योंकि साइड इफेक्ट काफी सारे होते हैं शुरुआती में। लेकिन जब टीबी और HIV दोनों की दवाइयां साथ में ली जाती हैं तो वहां पर जो आइरिस है, जो कि जिसको हम इम्यूनो रिकंस्ट्रक्शन सिंड्रोम्स की जो स्थिति आती है, वहां पर कई बार ऐसा होता है कि कई सारे इन्फेक्शन एक साथ जब होते हैं HIV का भी और टीबी का भी,
तो दोनों जो औषधियां हैं जिसको हम ले रहे हैं, तो उनका ड्रग इंट्रैक्शन होने से कई सारे साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं कुछ लोगों को, जैसे कि कुछ शरीर के कुछ हिस्सों में इन्फेक्शन का इकट्ठा होकर निकलना, जैसे कफ बहुत ज्यादा निकलना गले से, या फिर शरीर के किसी हिस्से में गांठ होकर के और उसमें से पस निकलना। तो इस तरह की जो आइरिस सिचुएशन होती है उसमें भी व्यक्ति कई बार हताश हो जाता है और दवाइयां छोड़ने की कोशिश करता है। तो ये सारी स्थिति में उसको जरूरत होती है सोशल साइको सपोर्ट की, कि कोई व्यक्ति आए और उसको अपने बारे में बताए कि भैया मैंने भी ये दवा खाई है, मुझे भी ये लक्षण हुए थे, लेकिन आपको इस दौर में ये दवा छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अडेरेंस बहुत मायना रखता है टीबी के मामले में। अगर हमने एक दिन या एक डोज भी मिस किया तो वो इन्फेक्शन हमारा 4 गुना बढ़ जाता है फिर से शरीर में, और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही तेज गति से फिर से डाउन होने लगती है, और उस दशा में ना तो HIV की दवा काम ठीक से करती है और ना टीबी की दवा। तो इस स्थिति में हमें सबसे ज्यादा जो काउंसलिंग की सपोर्ट की जरूरत होती है वो होती है कि हम उनको अडेरेंस का इंपॉर्टेंस बताएं। अडेरेंस का इंपॉर्टेंस बताने के साथ साथ उनको पोषाहार की काउंसलिंग देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि HIV की दवाइयां भी हाई एंटीबायोटिक है, जिनमें डिमांड होती है कि काफी सारा प्रोटीन रिच डाइट लिया जाए, और टीबी की दवाइयां भी चूंकि हाई एंटीबायोटिक होती हैं, सो उसमें भी ये मांग होती है कि शरीर में भूख ज्यादा लग रही है, आपका प्रोटीन बहुत कम है, हीमोग्लोबिन अगर कम है तो आप खाना अच्छे से खाएं। तो ज्यादा से ज्यादा पोषाहार के लिए ये सलाह दी जाती है कि आप हो सके तो अंडा, मछली, दूध अपने खाने में लें, शामिल करें। अगर वो उपलब्ध नहीं हो पाता है बहुत अच्छे से तो कम हरी सब्जियां और जो दालें हैं जिनमें कि प्रोटीन की मात्रा काफी अच्छी होती है, कैल्शियम और आयरन की मात्रा हरी सब्जियों में अच्छी होती है, तो वो हम खाएं। अब मैं बात कर रही थी कि निक्षय जो आईडी है वो मिलने के बाद, ART पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद निक्षय पोषण योजना का प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी। तो निक्षय पोषण योजना का लाभ हर एक उस व्यक्ति को मिलता है जो कि टीबी की दवा खा रहा है, और उसमें सरकार 500 रुपए महीने हर एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट में डालती है। तो हमारा जो फर्ज है यहाँ पर एज अ फ्रंटलाइन वर्कर, एज अ पीयर सपोर्टर, वो ये रहता है कि ये योजना की जानकारी हम हर एक उस व्यक्ति को दें जो कि HIV और टीबी के साथ जी रहा है। वो टीबी के जब निक्षय आईडी ले लेता है तो वहां पर वो ART के काउंसलर को ये बताए कि उसके पास बैंक अकाउंट है, उसका आधार कार्ड है, वो उसकी फोटोकॉपी उनको दे दें, जिससे कि ताकि वो उनको डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम का, कैश बेनिफिट स्कीम का लाभ दिलवा सके। दूसरा, हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा जो चैलेंज है टीबी के क्षेत्र में वो ये है कि अभी तक जो टीबी का संक्रमण है या टीबी का जो इन्फेक्शन है उससे अभी भी डॉक्टर या मेडिकल लीड इन्फेक्शन ही देखा जा रहा है, कि ज्यादातर जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो जज करके बताते हैं कि ये पेशेंट को कौन सा टीबी है, वो उसकी मेडिसिन डिसाइड करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो कई सारे सामाजिक बाधाएं उसको आती है, सामाजिक चुनौती आती है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। जैसे मैं अगर अपनी ही बात करूं कि जब मुझे 2006 में दोबारा जब टीबी हुआ था और उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी अपने काम की, क्योंकि मैं अपने पति को खो चुकी थी, तो उस समय मुझे कोई रोजगार देने को तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे दूसरी बार टीबी हुआ, मेरा वजन काफी घट चुका था, CD4 काफी कम था। तो दवाई लेने के 2 महीने बाद जब मैं किसी से रोजगार मांगने जाती थी तो लोग मेरी शक्ल देखकर ही काम का मना कर देते थे कि अभी आप काम नहीं कर सकते हो, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, या फिर कुछ और बहाना करके टाल देते थे। तो जिन लोगों को टीबी हो जाता है वहां पर ये समस्या बहुत ज्यादा है कि शुरू के 1.5 से 3 महीने उनकी जो शारीरिक क्षमता है वो काफी कमजोर हो जाती है कई सारी दशाओं में, जबकि पल्मोनरी टीबी है, लंग टीबी है, काफी सारी हरारत उनको होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो कई सारे जो हमारे युवा लोग हैं उनको अपनी शिक्षा से वंचित होना पड़ता है अगर वो टीबी डायग्नोस हुआ है, ट्रीटमेंट शुरू किया है, या फिर उन लोगों को जिनको ड्रग रेजिस्टेंस या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है और जहां इंजेक्टिव ट्रीटमेंट काफी समय तक लेना पड़ रहा है। अभी तो हालांकि हमारे यहाँ ओरल ट्रीटमेंट भी है DR MDR टीबी के लिए, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से रोल आउट होने में उसको टाइम लगेगा शायद, और बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी वो पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। तो जो लोग ओरल DR या MDR का टीबी लेते हैं तो उनको कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि पूरी त्वचा का काला पड़ जाना, सुनने की क्षमता कम हो जाना, आंखों से कम दिखने लग जाना, घुटनों में या जोड़ों में बहुत ज्यादा पेन होना, जिससे कि वो लंबा समय तक खड़े या बैठने में उनको काफी समय तकलीफ होती है। तो ये जो सारे साइड इफेक्ट के जो दुष्प्रभाव होते हैं, सारे जो हमारे नकारात्मक प्रभाव जो शरीर पर होते हैं, तो उनको काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। और इस समय में टीबी HIV पीयर सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है, कि जो लोग HIV के साथ जी रहे हैं, जिनको टीबी भी हुआ है, तो वो अपना अनुभव साझा कर सकते हैं और उस व्यक्ति को सांत्वना दे सकते हैं कि भैया कोई बात नहीं है, ये सारे दौर से मैं भी गुजरा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दवाई छोड़ दूं या खाना ठीक से ना खाऊं या अपना रूटीन काम छोड़ दूं।
समस्याएं जरूर आती हैं, थोड़े समय के लिए उनको एक ब्रेक डाउन लेना होता है, लेकिन उस दशा में उनको फैमिली सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है, उनके मित्रों के साथ की बहुत जरूरत होती है, उनको हमजोली के साथ की बहुत जरूरत होती है। तो अगर वो उनको मिलता है तो हो सकता है कि वो वापस अपना एम्प्लॉयमेंट रिगेन कर सकें, अपना शिक्षा को वो वापस शुरू कर सके, या फिर जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं उस काम को वो वापस कर सकें। और वहां पर हमारी जरूरत होती है बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट एडवोकेसी की, बहुत ज्यादा सोशल सपोर्ट की, और बहुत ज्यादा ऐसी चीजों की जहां पर की लांछन और भेदभाव जुड़ा हुआ है। तो उनको हम ये जानकारी दें कि अगर उनके साथ किसी तरह का लांछन या भेदभाव हो रहा है तो वो आकर के अपने नेटवर्क में साझा करें, अपने एनजीओ जो हैं जहां पर पीयर्स जुड़े हुए हैं उनमें आकर वो साझा करें, ताकि वो उनका समाधान निकाल सकें। और जैसा आप सभी को पता है कि अभी HIV एड्स एक्ट भी आ चुका है, तो HIV से जुड़े जितने भी लांछन और भेदभाव के मामले हैं, हम HIV एम्बुड्समैन के द्वारा हम अपने स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी को साझा कर सकते हैं, ताकि वो हमें सुझाव उसके दे सकें। और दूसरा ही साथ हमारे पीयर्स जो हैं वो वहाँ कई सारे जगह में पैरालीगल वर्कर्स हैं, वो भी हमें सुझाव दे सकते हैं कि हमारे साथ अगर कुछ ऐसा भेदभाव परिवार में या हमारे समाज में या आसपास हो रहा है तो उसके लिए क्या रास्ता हो सकता है। तो ये एक मैंने जो बताया कि पूरा एक परिप्रेक्ष्य है TB HIV का। अब जब बात आती है कि डायग्नोसिस के ऊपर, तो खासकर बहुत बड़ी जो चुनौती आज हमारे सामने है वो है बच्चों के अंदर TB डायग्नोस का काफी सारी चुनौतियां आती हैं। मिसलीडेड ट्रीटमेंट और मिस डायग्नोसिस बहुत बड़ी समस्या है प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी क्षेत्र में। हमारे यहाँ कई सारे समय में ये देखा गया है, और मैं खुद उसकी विटनेस हूँ, कि बहुत बार जब हम बच्चों को लेकर जाते हैं, 5 साल से छोटे बच्चे जिनमें TB के लक्षण हैं लेकिन उनका डायग्नोस समय पर नहीं हो पाता है, या फिर 5 से 15 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें काफी सारी चुनौतियां आती है TB के डायग्नोसिस को लेकर के। और शुरुआती दौर में कई सारे डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता कि उन बच्चों में TB हो सकती है, क्योंकि उनका कांटेक्ट हुआ है TB संक्रमण के साथ में किसी न किसी रूप में, या तो उनके माता पिता को रहा है या उनके परिवार में किसी को रहा है। तो जो कांटेक्ट ट्रेसिंग की बात है वो बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, जहां पर जोखिम समूहों में बच्चे साथ में रह रहे हैं, घर परिवार में किसी को TB है या हुआ है या हो चुका है, उनके कांटेक्ट में वो आए हैं। तो कांटेक्ट ट्रेसिंग बहुत मायना रखती है बच्चों के अंदर और जोखिम समूहों के अंदर, कि हमारा कोई भी साथी जिसको TB पहले रह चुका है वहां पर कांटेक्ट ट्रेसिंग होना बहुत जरूरी है। वहां पर वर्बल स्क्रीनिंग होना बहुत जरूरी है। वर्बल स्क्रीनिंग में जैसे ही हमें पता चले उनका टेस्ट और ट्रीटमेंट शुरू होना बहुत जरूरी है। तो ये सारे जो चुनौतियां हैं उनको हम इसी तरह से रैपिड एक्शन में वर्बल स्क्रीनिंग के थ्रू, इंटेंसिव केस फाइंडिंग के थ्रू दूर कर सकते हैं। इलाज का जैसे मैंने बताया, हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में TB का इलाज उपलब्ध है, ब्लॉक लेवल तक, CSC लेवल तक ये उपलब्ध है। उसके बाद जहां पर TB का इलाज शुरू हो रहा है, मान लीजिए वो डिस्ट्रिक्ट में, अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ART पर या नोडल ART पर आपका इलाज शुरू हुआ है, तो आपको तुरंत ही वो नियर बाय फैसिलिटी में, जो कि आपके घर से 5 किलोमीटर की दूरी में डॉट्स प्रोवाइडर है वहां पर, या डॉट्स की जो सुविधा है आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर, वहां रेफर कर दिया जाता है, ताकि आपको रोज का ट्रीटमेंट लेने की परेशानी ना हो। लेकिन जो लोग HIV के साथ जी रहे हैं उनका महीने का इलाज उनको ART के साथ, ART सेंटर पर ही उपलब्ध करवाया जाता है। शुरू में 15 दिन की दवा दी जाती है ART के साथ TB की उनको, और फिर 15 दिन की दवा को जब मेडिकल डॉक्टर ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कोई साइड इफेक्ट ज्यादा तो नहीं है या कोई बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं है, तो वो उसको महीने की दवा ART के साथ ही देना शुरू कर देते हैं। ये अभी करंट प्रोटोकॉल है NACO का, जो TB HIV गाइडलाइन के मुताबिक है, और उसमें वो इलाज अपना ART से ही ले सकते हैं। अभी अगर आप लोगों का कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर अगर कोई क्वेश्चन और करना चाहते हैं मॉडरेटर की तरफ से, सो आई एम हैप्पीली। मॉडरेटर इज हियर। थैंक यू मोना जी, आपने इतनी बढ़िया तरीके से जानकारी दी। मैं फिरोज को भी बोलूँगी, प्लीज़ आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं फिरोज 2 मिनट के लिए। हम एक्चुअली एग्जैक्ट 4 o'clock पे है, पर मैं हमारे को कुछ सवाल आए हैं कम्युनिटी की तरफ से, जो मैं पूछे बगैर आप दोनों को तो जाने दे नहीं सकती। तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर रीटा ने कहा है कि उनका एक मीटिंग था, इसकी वजह से उनको जाना पड़ा, बट ये दोनों जो भी सवाल आए हैं वो आप बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, मुझे ऐसे लगता है। तो मुझे पहला सवाल आया है कि जैसे टारगेटेड इंटरवेंशंस की तरफ से कई बार जब वो HIV टेस्टिंग के लिए लोगों को बोलते हैं ना, HIV टेस्टिंग के लिए नहीं, पॉजिटिव होने के बाद जब काउंसलिंग करते हैं और उनको ट्रीटमेंट लिंकेजेस के लिए कहते हैं, तो कई बार क्लाइंट या तो भाग जाता है, या तो फॉलोअप नहीं कर पाता, या ट्रीटमेंट से कनेक्ट नहीं हो पाता। तो एक बहुत ही बड़ा गैप रह जाता है प्रिवेंशन प्रोग्राम में।
तो इसको कैसे कम किया जाए और कैसे लोगों को ARV से जुड़ा हुआ जो डर है उनके दिल से ये निकाला जाए, तो ये फिरोज आप एड्रेस करना चाहोगे ये क्वेश्चन? Yeah. So I will just ask couple of questions and you can write it down and maybe you can answer. So this is the first question for Firoz, is that how do we reduce, हम कैसे reduce करें ARV के प्रति जो डर है लोगों के मन में, जो ट्रीटमेंट के प्रति जो स्टिग्मा है उसे कैसे हम क्लियर करें, और क्या HIV के साथ जीना इतना आसान है जितना आप बता रहे हो करके, और क्यों लोग डरते हैं एक ट्रीटमेंट पाने की वजह से, और कैसे ये गैप को हम कम कर सके। मोना के लिए एक सवाल है ये कि मोना, आपने टीबी ट्रीटमेंट के बहुत एक्सटेंसिवली आपने बताया, बट कई सारे कपल्स में सीरोडिस्कॉर्डेंट कपल्स होते हैं मोना जी, और कई बार जो PLHIV पेशेंट है या तो हमारा कम्युनिटी मेंबर है, हमारे जैसा कोई मेंबर है जिसको टीबी और HIV का दोनों का इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसे समय हम HIV के बारे में तो प्रिवेंशन प्रिकॉशंस की बात तो करते ही है पार्टनर्स में, तो टीबी के बारे में क्या बात करें अगर ऐसा हुआ है अगर किसी पेशेंट को, और क्या किस तरह का प्रिकॉशंस हम घर में ये कर सकते हैं। तो मे बी आप दोनों ये पहले 2 सवाल का आंसर कर सके, तो मेरे पास और 2 सवाल है, बट अगर टाइम परमिट किया तो हम उसमें जाएंगे। फिरोज, यू वांट टू स्टार्ट फर्स्ट एंड देन मोना कैन जॉइन। फिरोज आपका माइक म्यूट है। ओके, तो थैंक यू अभिना। ये बहुत एक आम क्वेश्चन है जो हम अक्सर जब कोई नया व्यक्ति HIV के साथ डायग्नोस होता है तो हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमारे को उस समय पे वो साइकोलॉजी भी समझने की ज़रूरत है जो इस समय पे वो इंडिविजुअल जब नया डायग्नोस होता है उससे पहले तक वो जो पूरी मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन है HIV की वो उसके साथ में रहती है, और जैसे ही उसके पास उसका HIV स्टेटस का रिजल्ट मिलता है वो अपने आप को उसी तरीके से सोचना शुरू करता है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जैसे बहुत नेगेटिव कैंपेन भी किया जाता है HIV को लेकर कि HIV का मतलब मौत है, कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है, तो उस वजह से वो बहुत डर जाता है और बहुत उसको टाइम लगता है वो एक्सेप्ट करने के लिए कि वो HIV पॉजिटिव हो गया, वो HIV के साथ उसे जीना है। इसमें एक चीज है जो हमेशा मैंने अभी भी आपको बोला कि जो पीयर सपोर्ट है और जो डायरेक्ट उस समय पे वो जो मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति नया डायग्नोस होता है अगर उसके साथ उसका हाथ पकड़ के उसकी बात सुनने वाला कोई हो, उसको ART सेंटर तक ले जाने वाला कोई हो, उसको वो एक दिलासा देने वाला कोई हो, तो बहुत सारे उसके जो सवाल हैं वो उसको उसका जवाब मिल सकता है, उसके डर को कम किया जा सकता है। जहाँ तक बात है HIV के साथ जीना इतना सिंपल, देखिए लाइफ जीना अपने आप में सिंपल नहीं है, लाइफ में हमारे को बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं, वो एक चैलेंज होता है हमारे लिए, तो हमारे को देखना है कि उस चैलेंज को साथ में लेते हुए या तो मैं दुखी परेशान होके जीऊँ या उस चैलेंज को चैलेंज के तौर पे लेकर मैं उसे एक्सेप्ट करूं और उसमें जितना चैलेंज हो रहा है उसे लर्निंग के तौर पे लूं। तो ये एक तरीका है हमारे को जो हर एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में जीना पड़ता है, हर एक लाइफ को अपनी लाइफ में जो है लेना पड़ता है। लाइफ सिंपल नहीं होती है, चाहे आप HIV के साथ जी रहे हैं या HIV के साथ नहीं जी रहे हैं, दोनों ही तरीके से। ये सबीना। अगर आप दूसरे वाले सवाल का मेरा जवाब दे सके प्लीज संक्षेप रूप से, बिकॉज हमारे पास और भी 2 सवाल है आपके लिए। अभी ना एक बार आप रिवाइज करेंगे अपना सवाल प्लीज। जी मैं रिवाइज करती हूँ आपके लिए। यहाँ बात हो रही थी कि जैसे सीरोडिस्कॉर्डेंट कपल होते हैं जिसमें एक जो उनका पार्टनर है, जैसे मैं HIV के साथ जी रही हूँ पर मेरा पार्टनर HIV के साथ जी नहीं रहा है, ऐसे वक्त में अगर मुझे TB हो जाता है या मेरे पार्टनर को जो HIV के साथ नहीं जी रहा है उसको TB हो जाता है, तो ऐसे समय में किस तरह का प्रिकॉशंस TB HIV के केस में लेना चाहिए, ये सवाल है मीना जी। अभी ना जैसे कि मैंने अभी अपने लास्ट स्टेटमेंट में बताया था कि अभी जो लोग भी टीबी की दवा खा रहे हैं, चाहे वो HIV के साथ जी रहे हैं या फिर नॉन HIV व्यक्ति है, तो उनको सबसे पहले कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उनका भी किया जाता है, उनकी वर्बल स्क्रीनिंग की जाती है कि सपोज अगर मान लीजिए मेरे पति को HIV है और TB भी है, तो जब मैं अस्पताल में जाऊंगी तो एक बार मेरे को भी वर्बल स्क्रीनिंग की जाएगी, मेरे को भी पूछा जाएगा कि आपको भी खांसी बुखार
बुखार या फिर रात का पसीना या थकान इस तरह का तो नहीं है। HIV के केस में हम जैसा कि बात करते हैं कि कंडोम प्रमोशन इज द बेस्ट थेरेपी फॉर द प्रिवेंशन, एंड फिरोज ने भी अपने प्रेजेंटेशन में बताया था कि पॉजिटिव प्रिवेंशन की जो टेक्निक्स हैं उनको हम रेगुलर अडेप्ट करें, और जिसमें पार्टनर टेस्टिंग की, रेगुलर टेस्टिंग की बात की जाती है वो है। टीबी के केस में ये है कि उनको कुछ प्रिकॉशंस बताए जाते हैं कि सपोज मान लीजिए अगर मेरे पार्टनर को या फिर मेरे घर में किसी को अगर लंग का टीबी है और वो दवा शुरू करे हैं, तो उनको शुरू में कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए उनको लगातार खांसी है तो वो मुंह पर कपड़ा रख के या रुमाल बांध करके खांसते और थूकते वक्त वो काफी ध्यान रखें। उनका जो थूक है उससे भी बैक्टीरिया फैलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि टीबी एयरबोर्न इन्फेक्शन भी है। तो उनको ये सलाह दी जाती है कि वो ऐसे खुले में कहीं पर ना थूकें। अगर उनको बहुत ज्यादा कफ है तो वो हमेशा अपने मुंह पर मास्क या रुमाल कपड़ा बांध करके खांसी